अस्सलाम वालेकुम। C56 आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। लेक्चर नंबर 10। आज के लेक्चर में हम स्टडी करने जा रहे हैं ISA 510 इनिशियल ऑडिट। इससे पहले प्रीवियस स्टडी हमने कौन सा कवर किया था? 720 में कोई प्रॉब्लम? हमने उसको पासवर्ड की प्रैक्टिस भी कर ली थी कुछ क्वेश्चन। लेक्चर आज के लेक्चर में हम स्टडी करने जा रहे हैं ISA 510 ओपनिंग बैलेंसेस इन इनिशियल ऑडिट। स्टैंडर्ड में आपको बताया था जो सीरीज होती है वो किसी न किसी फेज ऑफ ऑडिट को शो कर रही होती है। 700 की सीरीज का मतलब है रिपोर्टिंग के स्टैंडर्ड है जो कि ज़्यादातर इंपैक्ट ऑन रिपोर्ट डिस्कस करते हैं। 500 की सीरीज रिलेट कर रही होती है प्रोसीजर से। तो 510 इसमें ज़्यादातर प्रोसीजर डिस्कस हुए हैं कि किसी स्पेसिफिक सिचुएशन में जो भी हम डिस्कस करेंगे क्या प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं। लेकिन इसे हम 700 सीरीज के साथ इसलिए पढ़ रहे हैं कि इसमें इंपैक्ट ऑन रिपोर्ट भी डिटेल में काफी डिस्कस हुए हैं। बहुत सी सिचुएशन में इंपैक्ट ऑन रिपोर्ट भी डिस्कस हुए हैं। तो ये 50% समझ लीजिए कि प्रोसीजर वाला क्वेश्चन स्टैंडर्ड है और 50% हमारा ये इंपैक्ट ऑन रिपोर्ट वाला है। इसीलिए हमने इसको इंपैक्ट ऑन रिपोर्ट के साथ डिस्कस करें। टाइटल क्या है इसका? 510 का इनिशियल ऑडिट। तो सबसे पहले हम डिस्कस ओपनिंग बैलेंसेस इन इनिशियल ऑडिट। तो इसको समझने के लिए पहले ये जानना जरूरी है कि इनिशियल ऑडिट कहते किसको है। इनिशियल ऑडिट का मतलब है दो तरह के ऑडिट इनिशियल ऑडिट में क्लासीफाई होते हैं। पहला वो अगर पिछले साल का ऑडिट जिस क्लाइंट का हम इस साल ऑडिट कर रहे हैं अगर पिछले साल उसका ऑडिट हुआ ही नहीं, ठीक है, और इस साल हम ऑडिट कर रहे हैं तो इसे कहते हैं इनिशियल ऑडिट। अच्छा सवाल यह है कि पिछले साल क्यों नहीं हुआ होगा? मे भी इस वजह से कि उसका ऑडिट रिक्वायर्ड बाय लॉ नहीं है। ठीक है, कुछ ऑडिट स्टैट्यूटरी ऑडिट होते हैं रिक्वायर्ड बाय लॉ, जैसे पाकिस्तान में लार्ज कंपनीज का ऑडिट, और कुछ ऑडिट ऐसे होते हैं जो रिक्वायर्ड बाय लॉ नहीं होते, जैसे स्मॉल कंपनीज 1 मिलियन से कम पेड अप कैपिटल वाली, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप वगैरह। तो अगर हमारे क्लाइंट का जिसका हम इस साल ऑडिट कर रहे हैं लास्ट ईयर उसका ऑडिट नहीं हुआ उसे कहेंगे इनिशियल ऑडिट। और अगर उसका ऑडिट हुआ है लास्ट ईयर लेकिन किसी और ऑडिटर ने कहा किया है तो उसे भी हम इनिशियल ऑडिट ही बोलेंगे। ठीक है, यहाँ तो हुआ ही नहीं या किया है लेकिन किसी और ने, इन दोनों को हम इनिशियल ऑडिट कहेंगे। गैस करें इनिशियल ऑडिट में हमारे लिए सबसे बड़ा मसला क्या होता है? ओपनिंग बैलेंसेस को कैसे वेरीफाई किया जाए। ठीक है, अच्छा अब इसमें एक बात तो आप बड़ी आसानी से समझ लेंगे कि सर पिछले साल का अगर ऑडिट हुआ ही नहीं है इस साल का हमने ऑडिट करना है। ठीक है, अच्छा पहले इस पर डिस्कशन करते हैं इससे भी पहले कि क्या ओपनिंग बैलेंस जो पिछले साल के क्लोजिंग बैलेंसेस हैं, ठीक है, इस साल ओपनिंग बैलेंस वही बनते हैं ना, क्या वो हमारी इस साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को इफेक्ट करते हैं कि नहीं करते? पहले तो ये बताइए सर कैसे करते हैं। इसकी क्लासिक एग्जांपल है ओपनिंग स्टॉक, कि ओपनिंग स्टॉक इस साल की कॉस्ट ऑफ सेल्स को इफेक्ट करता है। आप इस साल ऑडिट कर रहे हैं तो इसका मतलब इस साल की एक एक फिगर आपने वेरीफाई करनी है, ऐसा ही है। और अगर पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक है वो इस साल की कॉस्ट ऑफ सेल्स को इंपैक्ट कर रहा है ना। तो ओपनिंग स्टॉक कैपिटल परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, तो अगर ओपनिंग स्टॉक गलत है इसका मतलब कॉस्ट ऑफ सेल्स गलत है। और अगर हम चाहते हैं कि इस साल की कॉस्ट ऑफ सेल्स को वेरीफाई करें, हमें ना सिर्फ इस साल का क्लोजिंग स्टॉक वेरीफाई कर देगा, इस साल की परचेजेस, बल्कि इस साल का ओपनिंग स्टॉक भी वेरीफाई करना पड़ेगा। क्लियर? क्योंकि इस साल की सारी फिगर्स हमने वेरीफाई करने हैं। इसी तरह हो सकता है कि ओपनिंग दूसरे बैलेंसेस जो है वो भी इफेक्ट करें इस साल को, इस साल की वेरिफिकेशन। जैसे फिक्स एसेट्स है, अगर लास्ट ईयर में भी शो हो रहे होते हैं आपको पता है नॉर्मली, और इस साल भी शो हो रहे होते हैं, तो पिछले साल अगर फिक्स एसेट्स में कोई मिस स्टेटमेंट है, ठीक है, या कोई स्कोप लिमिटेशन है, या मिस स्टेटमेंट के एग्जांपल लेके चलते हैं, कैपिटलाइजेशन पॉलिसी ठीक नहीं थी, तो क्या वो इस साल को भी इफेक्ट करेगी? बिल्कुल करेगी। तो अहम कंसेप्ट यहां पे आपके सामने रख रहा हूं, अहम कंसेप्ट कि पिछले साल के कुछ बैलेंसेस इस साल की करंट ईयर की जिसका हम ऑडिट कर रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को इफेक्ट करते हैं। एज ऑडिटर हमारी रिस्पांसिबिलिटी है कि हम उन बैलेंसेस को वेरीफाई करें जो इस साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को इफेक्ट कर रहे हैं। और पर्पस सुन लीजिएगा, हम उसे वेरीफाई किस वजह से कर रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि वो इस साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इफेक्ट कर रहे हैं। अगर कोई चीज पिछले साल कंपैरेटिव में कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर में मौजूद है लेकिन इस साल इफेक्ट नहीं कर रही, हमारा उसे कोई लेना देना नहीं। और जो इस साल को इफेक्ट कर रही है हमारा पूरा लेना देना उसके साथ, वो वेरीफाई करना हमारी जिम्मेदारी में शामिल है। पिछले साल का कोई बैलेंस जो इस साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को किसी भी तरीके से इफेक्ट कर रहा है, क्या वो वेरीफाई करना हमारी जिम्मेदारी है? बिल्कुल हमारी जिम्मेदारी है। चाहे वो पिछले साल वही चीज जो इस साल को इफेक्ट कर रही है वो हमने इस साल वेरीफाई करनी है, चाहे वो पिछले साल वेरीफाई हुई थी या नहीं हुई थी, चाहे प्रीडिसेसर राइटर था पिछले साल का और उसने वो वेरीफाई कर ली थी ना, स्टिल हमने वेरीफाई करना है। और अगर पिछले साल के प्रीडिसेसर राइटर था ही नहीं, अनऑडिटेड फिगर, फिर भी हमने वेरीफाई करना है। अब यहाँ पे एक और सवाल जहन में पैदा होता है कि जी पिछले साल अगर वो प्रीडिसेसर राइटर था ही नहीं, अनऑडिटेड फिगर थी, इस साल हम अपॉइंट हुए हैं, वो तो समझ में आता है कि ओपनिंग बैलेंस हम वेरीफाई कर रहे हैं। टेक्निकली स्पीकिंग देखिए अकाउंटिंग में आप ये पढ़ते हो कि पिछले साल का क्लोजिंग इस साल का ओपनिंग, लेकिन यहाँ पे मैं हालांकि चीज एक ही है लेकिन मैं इसे ओपनिंग बैलेंस बोलूंगा, दिस ईयर्स ओपनिंग बैलेंस। मैं लास्ट ईयर क्लोजिंग बैलेंस नहीं बोलूंगा, हालांकि सेम है, ताकि आपको पता चले हमारी रिस्पांसिबिलिटी क्या है और क्यों है। हम क्लोजिंग बैलेंस को इस वजह से नहीं वेरीफाई करें पिछले साल का क्लोजिंग है, हम उसे किस वजह से वेरीफाई कर रहे हैं? इस साल का ओपनिंग है, इस साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इफेक्ट कर रहा है। अच्छा पिछले साल अनऑडिटेड था, वेरीफाई करना समझ में आता है भाई। अगर पिछले साल प्रीडिसेसर राइटर ने उसको ऑडिट कर लिया हुआ है, फिर हम क्यों वेरीफाई कर रहे हैं उसको? फिर हम क्यों वेरीफाई कर रहे हैं? क्योंकि इस साल का सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस ऑब्टेन करना हमारी जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी है। ये असूल ज़हन में रखिएगा। इसका मतलब ये हुआ कि क्या हम पिछले साल के क्लोजिंग बैलेंसेस जो प्रीडिसेसर राइटर ने वेरीफाई कर लिए हैं
इस साल के ओपनिंग बैलेंसेस के तौर पे उन्हें री ऑडिट करेंगे, दोबारा वेरीफाई करेंगे, दोबारा एविडेंस ऑब्टेन करेंगे? इसका वन वर्ड आंसर है यस, दोबारा करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए इस साल के रिपोर्ट पे किसने साइन करने हैं? हमने। फिर डिसाइडर साथ में थोड़ी करेगा। तो इसका मतलब है इस साल की हर फिगर की जिम्मेदारी किसकी है? हमारी जिम्मेदारी। ये असूल समझ आ गया ओपनिंग बैलेंसेस का। चलिए इसमें अच्छा ये 510 और 710 समझ लीजिए ये ट्विन ब्रदर्स है, दोनों मिलते जुलते। तो मैं कोशिश करूंगा, आज का स्टैंडर्ड है हल्का, कल वाला स्टैंडर्ड है 710 वो थोड़ा भारी है, तो मैंने बैलेंस करने के लिए ना कुछ चीजें आज के लेक्चर में भी इंक्लूड कर दिया, लेकिन वो रिलेट करेंगी, मैं रिलेट करवाऊंगा उनको। ठीक है, तो आप जब नोट्स देखेंगे ना वो कहेंगे सर नोट्स में तो इतनी चीजें आई नहीं, ये बोर्ड पे देखे तो लग रहा है बड़ा मुश्किल, पता नहीं क्या चीजें हैं। तो वो कुछ 710 के रिलेटेड कंसेप्ट भी आज डिस्कस हो रहे हैं। आज स्टैंडर्ड हम 510 ही पढ़ेंगे, लेकिन रिलेट करता है। क्यों, क्या रिलेशनशिप है कल हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। 510 तीन चीजें डिस्कस करता है, तीन चीजें। एक, अगर इनिशियल ऑडिट है ओपनिंग बैलेंसेस को कैसे वेरीफाई करना है। मसला है जो चीज असल में जितनी ज्यादा पुरानी होती जाए ना उसको वेरीफाई करना उतना ही मुश्किल काम है। क्लोजिंग स्टॉक अगर हम फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 24 के लिए आइटर पॉइंट हुए ना, 31 दिसंबर 24 का क्लोजिंग स्टॉक वेरीफाई करना आसान काम है, हमारे सामने हो रहा होगा सारा। लेकिन एक साल पहले वाला जो क्लोजिंग स्टॉक हुआ था ओपनिंग, वो ठीक है कि नहीं, उसका एविडेंस ऑब्टेन करना मुश्किल है। तो चीजें जितना टाइम गुजरता जाता है चीजें वेरीफाई करना मुश्किल होता जाता है। तो इसीलिए ओपनिंग बैलेंसेस एक बड़ा इशू है, इसको कैसे वेरीफाई करना। ठीक है, तो 510 तीन चीजें बताता है। सबसे बड़ी चीज क्या, ओपनिंग बैलेंसेस को कैसे वेरीफाई करना है। फिर क्या कहता है, अकाउंटिंग पॉलिसीज, इनमें अगर चेंज आए, ये छोटा सा कंसेप्ट है अकाउंटिंग पॉलिसीज, क्योंकि अकाउंटिंग पॉलिसीज बात ओपनिंग बैलेंसेस को भी चेंज कर दे। हालांकि पिछले साल अकाउंटिंग पॉलिसीज बिल्कुल ठीक अप्लाई हुई थी, इस साल अगर चेंज कर लिया जाए आईएस 8 के मुताबिक, तो वो आपको पता है चेंज प्रोस्पेक्टिवली नहीं होता, रेट्रोस्पेक्टिवली होता है। वो रेट्रोस्पेक्टिवली होने की वजह से वो पिछले कंपैरेटिव्स को भी चेंज करता है, पिछले साल का क्लोजिंग बैलेंस चेंज हो जाता है, इस साल का ओपनिंग बैलेंस भी चेंज हो जाता है। इस वजह से उसने 510 में इस कंसेप्ट को इंक्लूड किया है। अकाउंटिंग पॉलिसीज को कैसे वेरीफाई करेंगे, दूसरी चीज ये तो दो हरफी बात है, अभी बता देता हूं कैसे वेरीफाई करेंगे अकाउंटिंग पॉलिसीज को। हमने देखना है कि चेंज नंबर 1 आईएएस 8 के मुताबिक है कि नहीं। और वो क्या कहता है, कब चेंज करो, जब प्रॉफिट ज्यादा चाहिए हो तब पॉलिसी चेंज करो, ऐसा कहता है क्या कहता है, कब चेंज करनी चाहिए पॉलिसीज। आईएएस क्या कहता है, जब चेंज फेयर व्यू प्रेजेंट करे, और जब चेंज करे तो हमने सिर्फ उसकी काउंटिंग देखनी चाहिए, ऐसा है क्या, ये डिस्क्लोजर भी देखने चाहिए। डिस्क्लोजर पहली चीज, कब चेंज जस्टिफाइड है ये हमने देखना है, ऑब्जेक्टिव क्या है उसका। दूसरी चीज, अगर चेंज हुआ है तो फिर उसकी काउंटिंग और डिस्क्लोजर ये ठीक हुआ है कि नहीं। और अगर काउंटिंग डिस्क्लोजर ठीक हुआ है, ओके, अनमोडिफाइड ओपिनियन, काउंटिंग और डिस्क्लोजर ठीक नहीं है, मिस स्टेटमेंट है, क्वालिफाइड या एडवर्स ओपिनियन, ऐसा ही है। हाँ, एक चीज और, अगर तो चेंज एडिक्वेट एप्रोप्रिएट नहीं है, चेंज इन काउंटिंग पॉलिसी, मिस स्टेटमेंट है, इंपैक्ट ऑन रिपोर्ट क्या होगा। मिस स्टेटमेंट के केस में इंपैक्ट ऑन रिपोर्ट क्या होता है, क्वालिफाइड ओपिनियन अगर इफेक्ट मटेरियल है, या एडवर्स ओपिनियन अगर इफेक्ट परवेसिव है, ये तो ठीक है। और अगर सब कुछ ठीक है, मिस स्टेटमेंट वगैरह कोई नहीं है, अनमोडिफाइड ओपिनियन, साथ ही ऑडिट मैटर पैराग्राफ ऐड होगा। चेंज इन काउंटिंग पॉलिसी आपके ख्याल में सिग्निफिकेंट मैटर नहीं है। 701 पढ़ा कि नहीं पढ़ा हमने, आपने सिर्फ एक दफा पढ़ा के बाद में रिवाइज भी किया था, जाके रिवाइज कर रहे हैं कि नहीं स्टैंड को साथ साथ, थोड़ा नहीं, उसको ज्यादा करें, ठीक है। तो की ऑडिट मैटर पैराग्राफ इंक्लूड करेंगे, एग्रीड, अगर वो चेंज ठीक हुआ है। अकाउंटिंग पॉलिसी में इतना ही है, इसमें कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। फिर है मॉडिफाइड ओपिनियन ऑन प्रायर पीरियड फाइनेंशियल, ये है वो चीज जो आईएसए 510 को 710 से मिलाती है। इस वाले कंसेप्ट को अगर हम चाहें तो 710 में भी डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन मैं आधा इसको अब डिस्कस करूंगा, और यानी इसका जो भी प्रोसीजर वगैरह है और जो इसका इंपैक्ट ऑन रिपोर्ट है वो 710 डिस्कस, यानी समझ ले ड्राफ्टिंग इसकी 710 में सीखेंगे। तो ये कंसेप्ट 510 में और 710 में कॉमन है और ट्रिकी है। ये तो बिल्कुल आसान है अकाउंटिंग पॉलिसीज का। ओपनिंग बैलेंसेस कंसेप्चुअल है, 2-3 चीजें बस कंसेप्ट अंडरस्टैंड करना तो इतना मुश्किल नहीं है। जो मॉडिफाइड ओपिनियन प्रायर पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, इसमें 2 अल्फाज हैं सिर्फ, ठीक है, वो समझना मुश्किल होता है, रिजॉल्व और रेलिवेंट, ये 2 अल्फाज। 12 तो 510 कितने इशू डिस्कस करता है, ये एक नहीं 3 इशू डिस्कस करता है। कौन कौन से, ओपनिंग बैलेंसेस, अकाउंटिंग पॉलिसीज और मॉडिफाइड ओपिनियन प्रायर पीरियड फाइनेंशियल। अब सबसे पहले ओपनिंग बैलेंसेस में क्या करेंगे, ओपनिंग बैलेंसेस में हमने इंश्योर करना है, इस साल के ऑडिटर ने क्या इंश्योर करना है कि ओपनिंग बैलेंसेस करेक्ट हो। ये कैसे इंश्योर करेंगे, सबसे पहला स्टेप जो लाजमी करना है हर जगह, वो क्या है, वे पिछले साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और ऑडिट रिपोर्ट पढ़ लीजिए। पिछले साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट से क्या पता चलेगा, वे पिछले साल के क्लोजिंग क्या थे, वो इस साल के ओपनिंग बनने हैं, मैच करने होते हैं ना, इससे पता चलता है। ऑडिट रिपोर्ट क्यों कह रहा पड़े पिछले साल की, ओपिनियन देखने के लिए कि पिछले साल अनमोडिफाइड ओपिनियन था कि मॉडिफाइड ओपिनियन था, क्योंकि अगर पिछले साल मॉडिफाइड ओपिनियन था तो इस साल रिस्क बढ़ जाता है कि अगर कोई मसला पिछले साल था तो रिस्क है इस साल भी वो मसला मौजूद होगा, बढ़ जाएगा। क्लियर,
बल्कि एक जगह पे तो ये कहता है कि एट टाइम ऑफ एक्सेप्टेंस आप देखें, रिपोर्ट पढ़ें कि पिछले साल के ऑडिटर ने कोई स्कोप लिमिटेशन मिस स्टेटमेंट की वजह से ओपिनियन मॉडिफाई तो नहीं किया, क्योंकि अगर पिछले साल कोई मैनेजमेंट ने ऑडिटर की बात नहीं मानी और कोई मिस स्टेटमेंट करेक्ट नहीं की या कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं की, चांसेस हैं इस साल भी वो रिपीट करेगी। उसने पिछले साल के ऑडिटर को इसलिए हो सकता है निकाला हो कि वो मिस स्टेटमेंट इन एप्रोप्रिएट स्कोप लिमिटेशन की वजह से ओपिनियन मॉडिफाई कर दिया था उसने। तो इस साल रिस्क है कि नहीं कि इस साल भी होगा? ठीक है, हाँ बिल्कुल। एक्सेप्टेंस के बाद भी कंसीडर करें और एक्सेप्टेंस के बाद भी ओपनिंग बैलेंसेस को भी वेरीफाई करते हुए आपने इसको कंसीडर करना है। फिर आप क्या करें, 3 में से एक, ये सबसे अहम है। ओपनिंग बैलेंसेस को जब कभी आपने वेरीफाई करना है ना, क्वेश्चन जब कभी आए, ये 3 चीजें 1 2 3 ये लाजमी लिखनी है। ये आपके 5 10 के ओपनिंग बैलेंसेस के हर सोल्यूशन का हिस्सा होने चाहिए कि ओपनिंग बैलेंसेस को कैसे वेरीफाई करना है। स्टेप नंबर 1 देखिए, हम कोशिश करेंगे पहले पकी पकाई खीर मिल जाए रेडीमेड। एविडेंस ऑफ टेक्निकल बात सुनिए, ओपनिंग बैलेंसेस सही है, ऑडिटर को ये एविडेंस लेना है। ये एविडेंस कैसे लेना है, इसके लिए 3 तरीके हैं। जो सबसे ज्यादा भागदौड़ मेहनत करने वाला तरीका है वो ये कि ऑडिटर खुद से प्रोसीजर परफॉर्म करके इनको वेरीफाई करे। उसे तीसरे नंबर पे रखा हुआ है, आखिरी नंबर पे। सबसे पहला और आसान तरीका क्या है एविडेंस ऑब्टेन करने का? प्रीडिसेसर ऑडिटर के वर्किंग पेपर ले लीजिए, अगर मिल जाएं और अच्छे वाले मिल जाएं, सिर्फ मिल नहीं जाएं, अच्छे वाले। अब क्या प्रीडिसेसर ऑडिटर के ऊपर लाजिम है कि हमें अपने वर्किंग पेपर प्रोवाइड करें? लाजिम नहीं, लेकिन प्रोवाइड कर सकता है, क्लाइंट से परमिशन लेके कर भी सकता है। ठीक है, अभी आपस के म्यूचुअल रिलेशनशिप पे डिपेंड करता है। हम कहते हैं अच्छा भाई तेरा क्लाइंट हमारे पास आया, कल को मेरा क्लाइंट तुम्हारे पास भी जाएगा। आज अगर तुम हमें वर्किंग पेपर देते हो, कल को हम तुम्हें भी देंगे। तो अमूमी तौर पे अच्छे ताल्लुकात की वजह से वर्किंग पेपर शेयर हो जाते हैं, लेकिन फर्ज कीजिए लाजमी नहीं है, नहीं होते, नहीं प्रोवाइड करते, तो फिर क्या करना है? अगर तो वो मिल जाते हैं वर्किंग पेपर, हम देखेंगे प्रोसीजर ठीक परफॉर्म हुए हैं तो गुड, और अगर वर्किंग पेपर अच्छी क्वालिटी के नहीं है या जो प्रीडिसेसर ऑडिटर था फर्ज कीजिए उसका क्वालिटी QCR स्टेटस नहीं है, अच्छा नहीं है, मार्केट में समझ लीजिए मुख्तार अल्फाज इस्तेमाल करने चाहिए हमें कि कोई रेपुटेशन ठीक नहीं वगैरह वगैरह, हमें प्रॉब्लम है कि ऐसे टिक ऑडिट किए होंगे सारे, वर्किंग पेपर अच्छी क्वालिटी के नहीं या प्रीडिसेसर ऑडिटर अच्छी क्वालिटी का नहीं, फिर क्या करें? क्या वो वर्किंग पेपर एक्सेप्ट कर लें? नहीं करने, फिर क्या करना पड़ेगा? सेकंड ऑप्शन की तरफ जाना पड़ेगा। सबसे पहली ऑप्शन क्या है ओपनिंग बैलेंस को वेरीफाई करने के लिए? प्रीडिसेसर ऑडिटर से वर्किंग पेपर ले लीजिए। ठीक है, अगर प्रीडिसेसर ऑडिटर ओके है, कंपिटेंट है, इंडिपेंडेंट है, उसके वर्किंग पेपर भी ठीक क्वालिटी के बने हैं, ये 2 चीजें चेक करनी है, फिर आप उसके यूज कर लें। वरना क्या करें? वरना दूसरा तरीका, ऑब्टेन एविडेंस फ्रॉम करंट ईयर्स प्रोसीजर, फ्रॉम करंट ईयर प्रोसीजर, करंट ईयर्स ऑडिट प्रोसीजर। इस सेकंड वाले का मतलब क्या है? देखिए बाज़ औक़ात ऐसे होता है, जैसे साइंसदान होते हैं ना, वो तजर्बा कोई और कर रहे हो, इजाद कोई और चीज हो जाती है, तो वो कह रहे हैं आप प्रोसीजर इस साल पे परफॉर्म करें, लेकिन बहुत से इस साल के प्रोसीजर से आपके ओपनिंग बैलेंसेस भी वेरीफाई हो जाएंगे। यानी स्पेसिफिकली ओपनिंग बैलेंस को वेरीफाई नहीं कर रहे, स्पेसिफिकली ओपनिंग बैलेंस को वेरीफाई नहीं कर रहे। स्पेसिफिकली ओपनिंग बैलेंस को वेरीफाई करने का एक एग्जांपल दे रहा हूं, तरीकाकार क्या होता कि डेटर को अगर वेरीफाई करना है तो हम 31 दिसंबर 2024 के ऑडिटर है ना, ईयर एंड के, हम डेटर को लेटर लिखें कि आप अपना 31 दिसंबर 2023 का बैलेंस कंफर्म करें। ये होता स्पेसिफिक ओपनिंग बैलेंस को वेरीफाई करना। हम क्लाइंट को कहते हैं भाई तुम्हारे 31 दिसंबर 23 पे जो डेटर है ना, इसके जो पेंडिंग इनवाइसेस है ना, जिसके अगेंस्ट में डेटर बनाइए, जो आउटस्टैंडिंग इनवाइसेस है उसकी डिटेल हमें दो, हम उसके डॉक्यूमेंट्स को चेक करेंगे। यह है स्पेसिफिक ओपनिंग बैलेंस को वेरीफाई कर रहे हैं। ठीक है, इन्वेंट्री है तो हम कहे हमें भैया 31 दिसंबर 23 की लिस्ट चाहिए, हम उसको वेरीफाई करेंगे। ये है स्पेसिफिक, पिछले साल का ही बैलेंस स्पेसिफिकली वेरीफाई करना। यहां पे ये बात नहीं कर रहा, यहां पे क्या कह रहा है? कह रहा है प्रोसीजर इस साल परफॉर्म कर रहे होंगे, बैलेंस ओपनिंग वेरीफाई हो रहेंगे। वो कैसे? उसने कहा थोड़ा सोचिए भाई जरा, 31 दिसंबर, इन्वेंट्री का भी एग्जांपल देना, 31 दिसंबर 24 के हम ऑडिटर हैं, आप ऐसा कीजिए 31 दिसंबर 24 का स्टॉक काउंट करना है कि नहीं करना? मेरे भाई ने करना है ना, वो तो इस साल का क्लोजिंग है, इस साल की सेल और परचेज को भी वेरीफाई करना है कि नहीं? करना है ना, वो तो इस साल की है। तो ऐसा करो, रिवर्स वर्किंग कर लो, क्लोजिंग स्टॉक शुरू करो, जो परचेजेस हैं वो लेस कर दो, जो कॉस्ट ऑफ सेल है वो ऐड कर दो, ओपनिंग पे पहुंच जाओगे। ये स्पेसिफिक अमाउंट नहीं, ये एक एस्टिमेशन कह लें, लेकिन पहुंच सकते हैं रीजनेबल अमाउंट, बताए कर सकते हैं कि नहीं? ऐसे ये है तरीका जो वो दूसरे नंबर पे कह रहा है कि इसमें एक तीर से 2 शिकार हो जाएंगे। पहले में तो तीर चलाए बगैर ही हमारा काम हो गया, दूसरे में तीर चला रहे हैं लेकिन 2 शिकार, एक इस साल का एविडेंस ऑब्टेन कर रहे हैं, साथ साथ दूसरा ओपनिंग बैलेंस का भी। इस तरह डेटर है, डेटर में बताइए अगर हम स्पेसिफिकली डेटर को वेरीफाई करें ओपनिंग बैलेंस को, तो प्रोबेबली हम क्या करेंगे? पिछले साल के डेटर्स को लिस्ट वगैरह लेके वेरिफिकेशन। अगर हम इस साल के प्रोसीजर के जरिए से ओपनिंग बैलेंस को वेरीफाई करना चाहते हैं, इस साल के क्लोज, ऐसे इतना नहीं, एग्जाम में 7-8 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा तो उसे ऐसे नहीं करना इस साल का क्लोजिंग लेके रिवर्स कर ले, उसे बताना है कि बैलेंस एज ऑन 31 दिसंबर 2024 आपने वेरीफाई किया, फिर उसके बाद
रिवर्स वर्किंग कैसे की? रिवर्स वर्किंग को एक्सप्लेन करना कि जो क्रेडिट्स जो सेल्स थी वो लेस हो जाएंगी और जो पेमेंट जो रिसीट्स हैं उसे वाइड बैक हो जाएंगी। ये ऐसे ही होगा ना, ये उसे प्रोसीजर बताना है। क्रेडिटर भी ऐसे ही हो जाएगा, ऐसे सर इससे वो बैलेंस कंफर्म होंगे जो ईयर एंड 24 पे आ रहे होंगे, अगर उन्होंने कुछ ऐसे डेटा जो फेक रिकॉर्ड किए हुए थे स्टार्ट में थे फिर स्टार्ट में रिवर्स कर दिए। हाँ नहीं, उनको हम स्टडी करते हैं। तो 3 तरीके आ गए हमारे पास। पहला तरीका क्या आया? प्रीडिसेसर राइटर को लेटर लिखा, वर्किंग पेपर। दूसरा तरीका इस साल के प्रोसीजर से थोड़ा बहुत। तीसरा तरीका क्या? स्पेसिफिकली वो प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं जो कि फोकस्ड होंगे सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस बैलेंस। ठीक है, जैसे अगर कोई लोन एग्रीमेंट है वो मंगवा लें। इनिशियली लोन कब लिया था? पिछले साल। इनिशियली वो 2 साल पहले लिया था, कितनी अमाउंट का था, फिर उसकी कितनी रीपेमेंट होती रही है, ओरिजिनल अमाउंट रीपेमेंट लेस करके देखे क्लोजिंग बैलेंस, पिछले साल का क्लोजिंग बैलेंस बन रहा है कि नहीं बन रहा। इस तरीके से कर सकते हैं। तो ज्यादा जो उसने फोकस करना है ना केस स्टडी के अंदर, वो तीसरे वाले पे करना है। किस पे? ये तीसरे वाले, ऑब्टेन एविडेंस फ्रॉम स्पेसिफिक प्रोसीजर्स, ओपनिंग बैलेंसेस को फोकस करते हुए। पहला प्रीडिसेसर राइटर के वर्किंग पेपर, दूसरा करंट ईयर प्रोसीजर से कुछ ना कुछ एविडेंस मिल जाएगा। जैसे वो कहता है इसमें 2 अच्छा कोशिश करें आप एग्जांपल जो उसने बुक में दिया ना, ये एग्जांपल वो जनरल क्वेश्चन में इसी को एक्सेप्ट करता है, मतलब ये टेस्टेड एंड ट्रस्टेड एग्जांपल्स है, इन्हीं को आप लेके जाए। हाँ केस स्टडी का क्वेश्चन हो तो जो एग्जांपल देगा वो उसके मुताबिक इसको सॉल्व करेंगे। ऑब्टेन एविडेंस फ्रॉम करंट ईयर प्रोसीजर, क्या मतलब? कहता है इस साल अगर कैश रिसीव हुआ डेटर से, वो एविडेंस है किस चीज का? ओपनिंग पे रिसीवेबल था। इस साल जो पेमेंट की है क्रेडिटर को, वो एविडेंस था किस चीज का? किस चीज का? ओपनिंग पे क्रेडिटर एग्जिस्ट करते थे, ऐसा ही है। पेमेंट इस साल की है, रिसीट इस साल की है, इसे वेरीफाई क्या हो रहा है? ओपनिंग डेटर, ओपनिंग क्रेडिटर्स। तीसरा जो कह रहा है वो क्या कह रहा है? स्पेसिफिक प्रोसीजर ऑन ओपनिंग बैलेंस। इसमें ये कॉम्बिनेशन सा है, इसमें कोई इस साल के प्रोसीजर भी होंगे, कुछ पिछले साल के प्रोसीजर। इसमें वो आपको रूल बता रहा है क्या कि जब आपने किसी भी ओपनिंग बैलेंसेस को वेरीफाई करना है तो एक तो उससे रिलेटेड अगर कोई डॉक्यूमेंटेशन है जब वो ओरिजिनेट हुई पिछले सालों में, उसको स्टडी करें। इसमें अगर आप नोट करें ना तो जो आपको एविडेंस मिल रहा है वो इस साल क्रिएट हुआ है, सेकंड वाले पॉइंट में। यानी वो कह रहा है कैश रिसीव देखो वो ओपनिंग का डेटा एविडेंस होगा, तो जो कैश रिसीव है वो इस साल का है। थर्ड वाले में हम इस साल का भी एविडेंस कंसीडर कर रहे हैं और पिछले साल भी जो एविडेंस क्रिएट हुआ वो भी। जैसे सेकंड वाले में सिर्फ ये कह रहा है कि जो इस साल कैश रिसीव हुआ है ना डेटर से, वो देख लो वो डेटर का एविडेंस है। लेकिन इस स्पेसिफिक में कहेगा इस साल का कैश रिसीव तो डेटर का देखो, जो पिछले साल गुड्स डिस्पैच नोट थे, सेल्स ऑर्डर थे, जो एविडेंस पिछले साल ओरिजिनेट हुआ था उसको भी चेक करो। भाई पिक कर रहे हैं कि नहीं बात? इसमें आधी बात, इसमें वो कह रहा है कंप्लीट एविडेंस। फिर से ओपनिंग बैलेंस को वेरीफाई करने के 3 तरीके कौन सा? प्रीडिसेसर के वर्किंग पेपर, ये क्लियर हो गया। अब आपको प्रॉब्लम आ रही है कि इस साल के प्रोसीजर से कैसे एविडेंस ऑब्टेन करना है और स्पेसिफिक प्रोसीजर ओपनिंग बैलेंसेस पे क्या परफॉर्म करना है, ऐसे। ओके, नॉर्मल ऑडिट में, दूसरी एग्जांपल से इसको समझें। नॉर्मल ऑडिट में जो डेटर्स होते हैं उनके ऊपर आप वेरिफिकेशन के प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं। क्लोजिंग बैलेंस को वेरीफाई करना है डेटर्स का, उसमें क्या करते हैं? नंबर 1 एक प्रोसीजर होता है, 2 एग्जांपल देना जरा समझिएगा। एक प्रोसीजर क्या ये होता है कि जो इस साल का डेटर है आप उसकी सेल इनवॉइसेस, सेल्स ऑर्डर, गुड डिस्पैच नोट चेक कर लें। ये होता है, शाबाश। क्या ये प्रोसीजर होता है कि इस साल का जो डेटर है देखिए ईयर एंड के बाद उसे कैश रिसीव हुआ कि नहीं? अगर ईयर एंड के बाद डेटर से कैश रिसीव हुआ, ये इस बात का सबूत है कि डेटर गुड है। ये प्रोसीजर भी चेक करते हैं। इन दोनों में फर्क क्या है ये बताइए। एक आपने इस साल के 31 दिसंबर 2024 के डेटर को वेरीफाई करने के लिए देखा 24 में कौन कौन से सेल्स ऑर्डर, सेल इनवॉइस, गुड डिस्पैच नोट वगैरह जनरेट हुए। एक ये देखा कि 2025 की जनवरी फरवरी में डेटर से कितने पैसे वसूल हुए। ये याद है कि नहीं प्रोसीजर? इन दोनों में फर्क क्या है? एक में 25 का एविडेंस है, एक में 24 का। शाबाश, ये ठीक है। उसी तरीके से अब इसी एग्जांपल को ओपनिंग में लेके जाए। ओपनिंग बैलेंस को भी आपने वेरीफाई करना है ना, अगर यानी पिछले साल 31 दिसंबर 2023 के डेटर को वेरीफाई करना है, उसके भी 2 प्रोसीजर हो सकते हैं, बहुत से प्रोसीजर हो सकते हैं। 2 आपके सामने एग्जांपल रख रहा हूं। एक क्या है कि 24 की जनवरी फरवरी में जो कैश रिसीव हुआ है वो इस बात का एविडेंस देगा कि 23 का क्लोजिंग बैलेंस ठीक था। एक ये, और एक दूसरा कौन सा है कि 2023 में जो सेल इनवॉइसेस वगैरह जनरेट हुई है वो चेक कर लें। अब इन दोनों में क्या फर्क है? वही फर्क जो क्लोजिंग में था। इन दोनों में फर्क कि जो इस साल की रिसीविंग कैश रिसीट चेक करना है वो इस कैटेगरी में आएगा, ठीक है जी। और जो पिछले साल की इनवॉइसेस वगैरह चेक करना है वो किधर आएगा? इस थर्ड कैटेगरी में, स्पेसिफिक प्रोसीजर में। इसको हम क्या देते हैं? स्पेसिफिक प्रोसीजर ऑन ओपनिंग बैलेंसेस। अब उसने डिफरेंट एग्जांपल दिए, ठीक है।
इसमें इन्वेंट्री में वो इस साल का एविडेंस भी डिस्कस कर रहा है। वो कह रहा है कि जी इन्वेंट्री है, इस साल क्लोजिंग स्टॉक करें, रिवर्स वर्किंग के जरिए कैलकुलेशन कर लें। नॉन करंट एसेट्स हैं तो आप देख लीजिए कि इस वक्त कितना बैलेंस है, कब एसेट परचेज किए गए थे, अब वो पिछले 2 4 5 सालों में उनकी कोई ना कोई परचेज वैसे बड़ी बड़ी होंगी, उनको चेक कर लें। फिक्स एसेट का शेड्यूल ले लें, डेप्रिसिएशन पॉलिसीज वगैरह चेक कर लें। इससे आपको बैलेंस कंफर्म किसी हद तक हो जाएगा। शेयर कैपिटल एंड रिजर्व के लिए रेगुलेटरी फाइलिंग जो होती है रजिस्ट्रार को, एससीसीपी को, वो चेक कर लें। फिर से इस साल में क्वेश्चन में अगर तो वो कह देता है ना कि जनरली कि आप इस साल ऑडिटर पॉइंट हुए हैं, ओपनिंग बैलेंस को कैसे वेरीफाई करेंगे, आपने सारे प्रोसीजर बता देने तीनों, ठीक है। पहले 2 प्रोसीजर तो रेटे वाले हैं, तीसरे वाला प्रोसीजर जो स्पेसिफिक प्रोसीजर है, इसमें आपने उसको कुछ एग्जांपल देनी है कि हम क्या स्पेसिफिक प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे बैलेंसेस को वेरीफाई करने के लिए। अब मैं आपको अकाउंट दे रहा हूं, जैसे आईकैप टेस्टिंग कर रहा है वैसे उस तरफ ला रहा हूं। आपने मुझे बताना है कि क्या स्पेसिफिक प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे इसको वेरीफाई करने के लिए। अच्छा, अब इसमें ये केस स्टडी के अंदर ये सोचने की जरूरत नहीं है कि इसका एविडेंस जनरेट कब हुआ। इस साल थ्योरेटिकली मैंने आपको बता दिया है कि वो इस साल के एविडेंस से ओपनिंग पे भी वेरीफाई हो सकता है और ओपनिंग के ऊपर प्रोसीजर भी। केस स्टडी में जब पूछेगा ना भाई ओपनिंग बैलेंस है इन्वेंट्री का, उसका बैलेंस कैसे लोगे, आपने जो आप बात आपके जहन में आती है आपने सारी बता देनी है। आप ओपनिंग इन्वेंट्री पूछेगा ना, आपने कहना प्रीडिसेसर आइटम के वर्किंग पेपर लेंगे, वो भी ठीक है। आपने कह देना कि हम इस साल में जो सेल परचेज हुई है, स्टॉक काउंट हुआ है, उसको भी रिवर्स करके देखेंगे, वो भी ठीक है। आपने कह देना हम पिछले साल की स्टॉक शीट्स को इंस्पेक्ट करेंगे, वो भी ठीक है। यानी केस स्टडी के अंदर जब किसी भी स्पेसिफिक एरिया के वेरिफिकेशन बोलेगा आपसे कि कैसे ओपनिंग बैलेंस वेरीफाई करोगे, तो आपने क्या करना है, सारे प्रोसीजर। उसमें ये फर्क करने की जरूरत नहीं है। ये हेडिंग अभी मैंने आपको बताई है, प्रोसीजर लिखते हुए ये हेडिंग देने की जरूरत नहीं है कि ये प्रीडिसेसर राइटर के साथ कम्युनिकेशन वाला मैं करने लगा हूं, ये इस साल के एविडेंस ऑब्टेन कराओ, ये स्पेसिफिक प्रोसीजर है। नहीं, मिक्स करके लिख दे। क्लियर? तो एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आपने उसका जवाब यस या नो में देना है। अगर आपसे 2 सवाल, बल्कि पहला सवाल, अगर आपसे जनरली पूछ लिया जाए कि आप इस साल ऑडिटर पॉइंट हुए हैं, ओपनिंग बैलेंसेस को वेरीफाई करने के लिए क्या प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे, मैंने कोई एरिया स्पेसिफाई नहीं किया, क्या आप बता देंगे क्या प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे, क्या प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे, ये सारे। अच्छा, अब चूंकि क्वेश्चन जनरल है, आंसर भी जनरल होगा, आप ये भी बताएंगे, ये भी बताएंगे, ये भी, क्या एग्जांपल्स भी डिस्कस करेंगे, एग्जांपल भी डिस्कस करेंगे। एग्रीड? अब सुने दूसरा इजी क्वेश्चन हुआ तो आईकैप ऐसे पूछेगा। दूसरा तरीका क्या है क्वेश्चन पूछने का आईकैप का? आईकैप कहेगा बताओ क्रेडिटर को कैसे वेरीफाई करोगे, ओपनिंग क्रेडिटर को इस साल इफेक्ट कर रहे हैं, जाहिर है इस साल इनडायरेक्टली इफेक्ट कर रहे हैं। आईकैप पूछ सकता है कैसे, इस साल का बैलेंस ऑब्टेन करेंगे क्लाइंट से, सबसे पहले तरतीब, ये भाई का आंसर पर, सबसे पहले प्रीडिसेसर राइटर से कम्युनिकेट करेंगे, वर्किंग पेपर ले लेंगे, अगर वर्किंग पेपर मिल गए तो उनके प्रीडिसेसर राइटर की कमिटमेंट इंडिपेंडेंस चेक कर लेंगे, वर्किंग पेपर की क्वालिटी चेक कर लेंगे, ओके तो ठीक है। अगर नॉट ओके फिर आगे चलेंगे, आगे क्या करेंगे, हाँ इस साल के बैलेंस ऑब्टेन करेंगे, उनको हो सकता है हम इस साल तो भी एविडेंस ऑब्टेन करें, कंफर्मेशन लेटर से हमने वेरीफाई किया हो, फिर इस साल जो पेमेंट और परचेजेस है रिवर्स वर्किंग के जरिए से ओपनिंग बैलेंस को कंफर्म कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं खुद से बताएं। अब स्टैंडर्ड ने आगे मजीद एग्जांपल नहीं दी हुई, स्टैंडर्ड ने ये 3 एग्जांपल देके खत्म हो गया, किस्मत अच्छी हुई यही पूछ लेगा, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली वो हमसे जजमेंटल क्वेश्चन पूछेगा, कोई ऐसा एरिया पूछेगा जो उसने नहीं बताया, इसलिए पूछ रहा हूं। और क्या करेंगे क्रेडिटर में, खुद एक्सटर्नल कंफर्मेशन, वो तो इस साल के प्रोसीजर में आप परफॉर्म कर चुके हैं, स्टार्ट वही से किया था। रिवर्स वर्किंग आ गई, ये हो गया 2 प्रोसीजर इसमें हो गए। रिवर्स वर्किंग में आपने परचेज की बात कर ली, पेमेंट की बात कर ली, लास्ट ईयर जो परचेजेस हुई थी उनकी जो पेंडिंग इनवॉइसेस हैं उनकी डॉक्यूमेंट चेक कर लेंगे, शाबाश। इस साल की नहीं, वो इस साल की पेमेंट हमने चेक कर ली हुई है, वो इस साल के प्रोसीजर में, वो पहले ऊपर बता चुके हैं प्रोसीजर में, रेलेवेंट प्रोसीजर है लेकिन ऑलरेडी रिवर्स वर्किंग वाले में बता चुके हैं। पेमेंट्स बैंक स्टेटमेंट में टेस्ट करेंगे, वो भी इस साल के प्रोसीजर में बता चुके हैं, वही साल पेमेंट हुई होंगी ना। पिछले साल की काउंट स्टेटमेंट भी तो क्लाइंट प्रिपेयर करता है, एक दूसरे को जो काउंट स्टेटमेंट भिजवाते हैं वो चेक कर लेंगे। और चेक कर चले, और क्या एरिया आपको दूं, फिक्स एसेट्स तो बल्कि इसमें है वैसे, चलें आप बताइए कैसे। प्रीडिसेसर राइटर से वर्किंग पेपर ले लेंगे, ठीक है, एक प्रोसीजर स्टैंडर्ड ये हो गया। और फिक्स एसेट शेड्यूल लेंगे, किस साल का ये बताना जरूरी है, करंट ईयर का। क्या करेंगे उसमें, हाँ अभी आपके जहन में फिक्स एसेट जो शेड्यूल बनता है ना वो छप जाना चाहिए कि ओपनिंग, एडिशन और इसमें की पॉइंट ये है कि इस शेड्यूल को आपने वेरीफाई कर लिया ना, ओपनिंग बैलेंस वेरीफाई हो जाते हैं। कैसे भला, क्योंकि वो रिवर्स वर्किंग करके ओपनिंग बैलेंस भी खत्म होता है। लेकिन नॉर्मल ऑडिट में हम ओपनिंग बैलेंस से स्टार्ट करके सीधा चलते हैं, यहाँ पे क्या करना है, क्लोजिंग को वेरीफाई करके रिवर्स कर। पहले आप बताएंगे हम क्लोजिंग को कैसे वेरीफाई करेंगे, वो फिजिकल वेरिफिकेशन कर सकते हैं, फिर बताएंगे हम एडिशन को कैसे करेंगे वेरीफाई, और फिर बताएंगे डिस्पोजल को कैसे करेंगे। और इसमें खास तौर पे सबसे अहम चीज क्या होगी जिसपे आपने कम से कम 3 प्रोसीजर लिखने हैं, डेप्रिसिएशन और इंपेयरमेंट, समझ रहे हैं। तो इन शॉर्ट उसने हमें एग्जांपल्स जो दिए ना कि ओपनिंग बैलेंसेस कैसे वेरीफाई होने हैं, ये रूटीन के पॉइंट है, असल काम की चीजें समझने वाली ये है। जो उसने हमें एग्जांपल दी है वो 3 है, लेकिन केस स्टडी में वो इन एग्जांपल में से भी पूछ सकता है, और ज्यादा चांसेस क्या है,
इन एग्जाम्पल के अलावा कोई एरिया देके कहेगा बताओ इसको कैसे वेरीफाई करोगे, कर लेंगे। चलिए, जो 5 रुपए का क्वेश्चन है वो मैं एग्जाम्पल आपके सामने रखना नहीं चाह रहा, क्योंकि मैं चाह रहा हूं आप उसको खुद अटेम्प्ट करें, लेकिन तरीकाकार समझ आ गया कैसे करते हैं। ओके, ओपनिंग बैलेंस क्लियर, अकाउंटिंग पॉलिसीज क्लियर। अब है सॉरी इंपैक्ट ऑन रिपोर्ट रह गया। जब ये आप ओपनिंग बैलेंसेस वेरीफाई कर चुके होंगे, ये सारे प्रोसीजर परफॉर्म कर, तो या तो एविडेंस मिल जाएगा या नहीं मिलेगा। और एविडेंस अगर नहीं मिला, स्कोप लिमिटेशन। अगर मिल गया तो या तो उसमें मिसस्टेटमेंट होगी या नहीं होगी। तो पॉसिबिलिटीज क्या है? नंबर 1, आपको सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस मिल गया, सारे प्रोसीजर परफॉर्म करके, ये जो लेफ्ट साइड वाले थे, कोई प्रॉब्लम नहीं। ऑप्शन नंबर 2, केस 2 क्या होगा? स्कोप लिमिटेशन। केस 3 क्या होगा? मिस स्टेटमेंट। अगर मिस स्टेटमेंट है, एडवर्स और क्वालिफाइड। स्कोप लिमिटेशन है, क्वालिफाइड या डिस्क्लेमर। और अगर कुछ भी नहीं है, की ऑटोमेटिक क्यों बोला? क्योंकि ओपनिंग बैलेंसेस को वेरीफाई करने के लिए सिग्निफिकेंट एफर्ट्स लगी होंगी। अच्छा, आपने मिस स्टेटमेंट स्कोप लिमिटेशन बड़े आसान से बता, इतनी आसानी से जब स्टूडेंट बता दी, इसका मतलब कांसेप्ट समझ नहीं आया सही। ये वाला आपने कहा मिस स्टेटमेंट होगी तो ये क्वालिफाइड ओपिनियन, मटेरियल इफेक्ट, क्वालिफाइड ओपिनियन। ये तो उस वक्त होता है जब क्लोजिंग डेटर में, क्लोजिंग इन्वेंट्री में मिस स्टेटमेंट हो। मैं तो ओपनिंग की सारी बात तो ओपनिंग की हो रही थी जी, ओपनिंग में भी मिस स्टेटमेंट। यानी अगर ओपनिंग बैलेंस में मिस स्टेटमेंट होगी तो मतलब इस साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मिस स्टेटमेंट है, ये कहना चाह रहे हैं? इस्लाफ कर देना, ऐसा ही है। ओपनिंग बैलेंसेस में अगर मिस स्टेटमेंट स्कोप लिमिटेशन है, अगर तो वो ओपनिंग बैलेंसेस हमारे इस साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अफेक्ट कर रहा है, हिस्सा है, तो उसमें जो मिस स्टेटमेंट है ना, वो हमारे में मिस स्टेटमेंट है, हमारे साल में मिस स्टेटमेंट है। ठीक है जी। इसमें आपने ना 2 एग्जांपल देखें। अगर उलट पलट एग्जांपल सोचें, ज्यादा नहीं सोचना, जो स्टैंडर्ड ने एग्जांपल दिया वो सोचनी, और केस स्टडी वाले ज्यादा सोचेंगे तो इसमें बाज औकात ना आप कुछ ऐसी एग्जांपल कंट्रोवर्शियल भी आ जाती हैं। कंसेप्ट के लिए 2-3 एग्जांपल काफी होती हैं। तो 2 एग्जांपल जो आपने 5, 10 और 7, 10 में सोचनी है ना, कि कैसे पिछले साल की मिस स्टेटमेंट स्कोप लिमिटेशन साल को इफेक्ट कर सकती हैं, वो 2 एग्जांपल कौन सी है? एक है ओपनिंग स्टॉक, एक है डेप्रिसिएशन ऑफ फिक्स एसेट। जब आपके जहन में आपने ये सोचना ना, अच्छा पिछले साल की जो ओपनिंग बैलेंस पे स्कोप लिमिटेशन इस साल को इफेक्ट कर सकती है, तो आपके जहन में क्या आना चाहिए? इन्वेंट्री। स्कोप लिमिटेशन की एग्जांपल इन्वेंट्री के साथ, और मिस स्टेटमेंट के लिए डेप्रिसिएशन ऑफ फिक्स एसेट्स। ये 2 एग्जांपल आपने, ज्यादातर कांसेप्ट्स आपके 5, 10 और 7, 10 के इन 2 एग्जांपल से क्लियर हो जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो ये ओपनिंग है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन आपने इसमें एक चीज ध्यान में रखिएगा, ये क्लोजिंग बैलेंस की वजह से मॉडिफाई नहीं हो रहा है ओपिनियन। किसकी वजह से हो रहा है? और ये मैं जोर किस वजह से दे रहा हूं, हालांकि यहां पे जोर देना जरूरी नहीं, क्योंकि इसके बाद 7, 10 में हमने रिपोर्टिंग की तरफ जाना है, इसको लिखना भी तो है। लिखते हुए हम क्लोजिंग फिगर यूज नहीं करेंगे। इस मॉडिफाइड ओपिनियन की ड्राफ्टिंग क्या हमें आनी चाहिए? इसकी ड्राफ्टिंग में किस चीज का ध्यान रखना है सबसे ज्यादा? कि ये ओपनिंग बैलेंसेस है, क्लोजिंग नहीं। क्लियर? चलिए फिर से 5, 10 3 चीजों को डिस्कस करता है। कौन कौन सी? ओपनिंग बैलेंसेस, काउंटिंग पॉलिसीज को, और मॉडिफाइड ओपिनियन इन लास्ट ईयर को। ओपनिंग बैलेंसेस को वेरीफाई करना है, 2 चीजें, प्रोसीजर क्या होंगे और इंपैक्ट ऑन रिपोर्ट क्या होगा। इंपैक्ट ऑन रिपोर्ट तो बहुत आसान है, प्रोसीजर क्या होंगे? इसमें एग्जाम में 2 तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। नंबर 1, जनरल कहेगा ओपनिंग बैलेंसेस को कैसे वेरीफाई करना है, कोई एरिया स्पेसिफाई नहीं करेगा, क्या करना है, ये सब छाप देना। दूसरा तरीका क्या होगा उसका पूछने का, कि बताओ, ये एग्जाम्पल देके, फिक्स एसेट है, क्रेडिटर है, इन्वेंट्री है, इन्वेस्टमेंट्स हैं, इसको कैसे वेरीफाई करोगे? उसमें फिर आपने क्या करना है? प्रोसीजर यही है, स्पेसिफिक एग्जाम्पल से रिलेट करके बताने हैं, कंसेप्ट यही होंगे। बात समझ आ रही? फिर ये निकल गया दूसरा, काउंटिंग पॉलिसी, वो भी बता दिया। उसमें हमने रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन भी देखनी है, डिस्क्लोजर भी देखने। तीसरा केस क्या है? मॉडिफाइड ओपिनियन ऑन प्रायर पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसको समझिए, हेडिंग समझने से ना आधा कंसेप्ट पता चल जाता है कि ये डिस्कस क्या हो रहा है। हेडिंग पढ़ने से आधा कंसेप्ट डिस्कस हो जाता है कि वो जूम हो गया भैया, बट ठीक है, बहरहाल चले। अब आगे थोड़ी टेक्निकल डिस्कशन, तैयार है? हेडिंग क्या कह रही है? मॉडिफाइड ओपिनियन ऑन, यानी पिछले साल ऑडिट हुआ है और उस पर ओपिनियन क्या दिया गया है। इसमें आपने अज्यूम ये करना है कि ये जो मॉडिफाइड ओपिनियन दिया था, ये हमने नहीं, प्रीडिसेसर ऑडिटर ने दिया था, किसी और ने। ये काम ज्यादा मुश्किल है। हमने मॉडिफाइड ओपिनियन दिया ना तो आसान होता है, सारा रिकॉर्ड हमारे पास होता है। हम थोड़ी मुश्किल एग्जांपल लेते हैं। ओके, क्या पिछले साल का मॉडिफाइड ओपिनियन इस साल के ऑडिट को अफेक्ट कर सकता है? इसका जवाब है बिल्कुल कर सकता है। 3 स्टेजेस पे कर सकता है। नंबर 1 है रिस्क असेसमेंट पे, वो कैसे? सॉरी, नंबर 1 एक्सेप्टेंस स्टेज पे, वो कैसे? कि भाई पिछले साल का मॉडिफाइड हुआ तो इस साल का भी ओपिनियन मॉडिफाइड होगा,
पिछले साल क्लाइंट ने प्रीडिसेसर राइटर की बात नहीं मानी कि डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड होनी चाहिए सारे एसेट्स के ऊपर जो डेप्रिसिएबल, हमारी भी नहीं बात मानेगा। पिछले साल उसने स्कोप लिमिटेशन थी, डायरेक्ट ऑडिटर को मिनट्स नहीं दिखाए, हो सकता है इस साल भी ना दिखाए। अगर इनएप्रोप्रिएट स्कोप लिमिटेशन या मिसस्टेटमेंट है ना, तो हो सकता है हम इस ऑडिट क्लाइंट को एक्सेप्ट ना करें, एग्रीड। लेकिन अगर स्कोप लिमिटेशन या मिसस्टेटमेंट की नेचर ऐसी है कि वो इनएप्रोप्रिएट नहीं है, तो हम उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। एक लिस्टेड क्लाइंट था हमारा, लास्ट ईयर में उसके रिकॉर्ड को आग लगी थी। बेसिकली वो थोड़ा सा फैक्ट चेंज करके बता रहा हूँ, स्टॉक को आग लग गई थी, उसने कोई इंश्योरेंस क्लेम रिकवर करवाया था, उसकी प्रोविजन रिकॉर्ड की हुई थी। हालांकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ये कहते हैं कि जो आपका एक्सपेंस है वो प्रोबेबल हो तो एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लो, इनकम हो ना, जब तक वर्चुअली सर्टेन ना हो आपने रिकॉर्ड नहीं करनी। वो वर्चुअली सर्टेन नहीं थी, अभी इंश्योरेंस क्लेम वाले ने एक्सेप्ट नहीं किया था, इंश्योरेंस वालों ने, क्लाइंट ने रिकॉर्ड कर ले, मिस स्टेटमेंट थे। लेकिन उनका एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू था, ठीक है, और वो पॉइंट ऑफ व्यू में भी कुछ समझ लीजिए जान थी, लेकिन बहरहाल जो फाइनल एविडेंस होता है ना, वो तो जाहिर क्लेम होता है, उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया था, मिस स्टेटमेंट थी, क्वालिफाइड ओपिनियन दे दिया। इस दफा फिर जब आया अगले साल के लिए भी तो कुछ वही आइटम पॉइंट होता है नॉर्मली 5 साल तक, तो सेम सिचुएशन एग्जिस्ट कर रही थी। क्या इस साल भी पॉसिबिलिटी है कि अगर पिछले साल उन्होंने रिसीवेबल फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी राइट ऑफ नहीं ना किया, यानी रिवर्स नहीं किया, इस साल भी नहीं करेंगे, तो क्या हमें कंसीडर करना चाहिए इस चीज को कि इस साल भी ये एक्सेप्टेंस स्टेज पे बिल्कुल कंसीडर करना चाहिए, ठीक है। पिछले साल की मॉडिफिकेशन इस साल को इफेक्ट, अगर तो इनअप्रोप्रिएट है एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अगर आपको लगे नहीं ये मैनेजमेंट का इंटेग्रिटी का इशू नहीं है, जजमेंटल इशू है, लेकिन इंटेग्रिटी फिर आप एक्सेप्ट कर सकते हैं, लेकिन जाहिर है वो फिर तैयार रहें कि इस साल के ऑडिट को इफेक्ट करेगी वो चीज, पिछले साल की मॉडिफिकेशन। दूसरा, रिस्क असेसमेंट में जो मैटर जिस साल बाय डिफॉल्ट, देखिए जनरल रूल है, जिस एरिया में पिछले साल क्वालिफिकेशन लग गई ना, जिस एरिया की वजह से, इस साल भी उसमें क्वालिफिकेशन के चांसेस हाई है दूसरे एरिया के निस्बत। तो रिस्क असेसमेंट में भी हम ऐसे एरियाज को क्या समझते हैं, हाई रिस्क असेसमेंट पे आपको इतराज तो नहीं, एक्सेप्टेंस स्टेज पे इस मैटर को कंसीडर करते हैं, इस पे इतराज तो नहीं, ओके। अब आते हैं रिपोर्टिंग स्टेज पे, ये जरा ध्यान से, रिपोर्टिंग स्टेज में क्या होगा, अब हमारा फोकस सिर्फ पिछले साल के इशू पे है, ये ज़हन में रखिएगा। पिछले साल ओपिनियन क्वालिफाइड था, इस साल का ओपिनियन क्या होगा, इट डिपेंड्स कि क्या वो इशू रिजॉल्व हो गया। अब ये गौर से सुनेगा, बाकी बात ऐसी है कि वो अगर आपने सुन लिया ना, घर जाके रीडिंग करेंगे इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। ये बात है टेक्निकल है। 2023 में मिस स्टेटमेंट या स्कोप लिमिटेशन थी, 2024 में बाकी सब कुछ ठीक है, बाकी सब कुछ ठीक है, इस मिस स्टेटमेंट या स्कोप लिमिटेशन का इम्पैक्ट क्या आएगा ये हम जान रहे हैं। इट डिपेंड्स कि क्या वो इशू रिजॉल्व हो गया कि नहीं। मैं इशू किसको बोल रहा हूं, मिस स्टेटमेंट, पिछले साल की मिस स्टेटमेंट स्कोप लिमिटेशन इस साल रिजॉल्व हो गया कि नहीं। रिजॉल्व होने का मतलब समझे, इशू का मतलब समझ आ गया, मिस स्टेटमेंट स्कोप लिमिटेशन पिछले साल की। रिजॉल्व का मतलब जरा गौर से समझिएगा, अगर पिछले साल के ओपनिंग स्टॉक पे कोई स्कोप लिमिटेशन थी, पिछले 23 के ओपनिंग स्टॉक पे स्कोप लिमिटेशन थी, 24 में आए और वो स्कोप लिमिटेशन जो थी पिछले साल की ओपनिंग में, उसका एविडेंस मिल गया, ये क्या हुआ, इशू रिजॉल्व, ये है इशू रिजॉल्व। लेकिन पिछले साल के ओपनिंग स्टॉक पे स्कोप लिमिटेशन थी, इस साल का ओपनिंग स्टॉक पे स्कोप लिमिटेशन नहीं थी, एविडेंस मिल गया। पिछले साल 1 जनवरी 23 को कहने लगे सर वो कोरोना शरोना का मसला या कोई मिलता जुलता, अब नहीं आप फैक्ट्री में ना आए, स्कोप लिमिटेशन थी 1 जनवरी 2023 को, लेकिन 31 दिसंबर 2023 को उन्होंने कहा सर फैक्ट्री में आके चेकिंग कर ले, लेकिन 23 का क्लोजिंग स्टॉक वेरीफाई हो गया, 23 का ओपनिंग नहीं हुआ। ये एग्जाम में समझ आ रही है क्या, इसे मैं कह सकता हूं इशू रिजॉल्व हो गया पिछले साल का? नहीं हुआ, वो 1 जनवरी 2023 का इशू वही खड़ा है, यही समझाना है, इशू रिजॉल्व नहीं। हाँ मैं ये कह सकता हूं 1 जनवरी 2023 का इशू रिजॉल्व नहीं हुआ, लेकिन वो मेरे 2024 को इफेक्ट भी नहीं कर रहा, उससे रिलेट नहीं कर रहा, उससे रेलिवेंट, ये कह सकता हूं। लेकिन मैं ये नहीं कह सकता, क्योंकि अगर 2024 में 1 जनवरी 2023 का एविडेंस मिल गया ना, फिर मैं कहूंगा इशू रिजॉल्व हुआ। अगर 2024 में 1 जनवरी 2023 का एविडेंस तो नहीं मिला, 31 दिसंबर 2023 का एविडेंस मिल गया, तो याद रखिए इसका मतलब है हमारे इस साल में प्रॉब्लम कोई नहीं है, लेकिन पिछले साल का इशू अभी भी वही खड़ा है। भाई बात मानते हैं कि नहीं? ओके, अगली एग्जांपल एक और, अभी भी समझ नहीं आई, एक मिस स्टेटमेंट से एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। अपने ओपिनियन पे फर्क अभी नहीं सोचना, एडवांस हो जाएगा, अभी तो मैं आपको सिर्फ वो क्लासेस बता रहा हूँ। दूसरी एग्जांपल, पिछले साल क्लाइंट ने, अच्छा इसमें ज्यादा गौर नहीं करना, जैसे मैं एग्जांपल लेके चलूं ना वैसे ही गौर करना आपने, डेप्रिसिएशन गलत कैलकुलेट की थी 2023 की, ओपिनियन मॉडिफाइड। 2024 में 2023 की डेप्रिसिएशन वही है, 24 की ठीक कर दी, इशू रिजॉल्व हुआ कि नहीं हुआ?
शाबाश शाबाश। इशू रिजॉल्व नहीं हुआ। 2023 वाला इशू उधर ही खड़ा है। इशू रिजॉल्व हम कब बोलेंगे? जब इस साल में आके पिछले साल का मसला ठीक हो जाएगा ना, उसको हम बोलेंगे इशू रिजॉल्व। जब इस साल में आके पिछले साल का मसला ठीक नहीं हुआ, उसे हम क्या कहें? इशू नॉट रिजॉल्व। तो पहले मुझे बताइए, आपको ये अल्फाज समझ आ गए, इशू रिजॉल्व या इशू नॉट रिजॉल्व? बज़ाहिर दो टर्म्स हैं, लेकिन इनके पीछे सबसे ज्यादा, मेरे ख्याल में, शायद मैं बताया था, सारे स्टैंडर्ड में सबसे ट्रिकी 710 है। और 710 में मुझे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इन दोनों अल्फाज ने दी थी, इशू रिजॉल्व में, और उसके बाद अगला एक आएगा रेलिवेंट में। रिजॉल्व समझ आया कि नहीं? इशू रिजॉल्व कब बोलना है? तब नहीं जब इस साल की डेप्रिसिएशन ठीक है, तब नहीं। कब? जब इस साल में आके पिछले साल की डेप्रिसिएशन ठीक है। आगे चलते हैं, चले। अगर तो इशू रिजॉल्व हो गया, बेहतरीन, इससे अच्छा तो कोई चाहिए नहीं। पिछले साल उसने जुर्म किया, पाप किया, इस साल उसने माफी तलाफी कर दी, इस साल की भी, पिछले साल की भी, अनमोडिफाइड ओपिनियन, डन। आगे चलते हैं। पिछले साल मिस स्टेटमेंट्स कॉम्प्लीमेंटेशन थी, इशू नॉट रिजॉल्व। इशू नॉट रिजॉल्व का मतलब क्या है? हाँ, इस साल में 24 में आके हमें पता चला कि 24 तो ठीक है, 23 में मसला बेबी है। अब क्या करना है? अब इसमें दो पॉसिबिलिटीज है। वो जो इशू रिजॉल्व नहीं हुआ पिछले साल, या तो रेलिवेंट है, यानी रेलिवेंट का मतलब है इस साल को इफेक्ट कर रहा है, या इस साल को इफेक्ट नहीं कर रहा। ये भी एग्जांपल से समझ आएगा, वैसे नहीं समझ आएगा। पहली एग्जांपल, हम हैं ऑडिटर। अब सारी एग्जांपल में आपने अज्यूम करना है हम ऑडिटर हैं 31 दिसंबर 2024 के 24, और कंपैरेटिव में 23 प्रेजेंट कर रहे हैं। पहला केस, 23 लास्ट ईयर ओपनिंग स्टॉक पे स्कोप लिमिटेशन थी, जो इस साल में आके रिमूव हो गई। यानी इस साल में, इस साल का तो स्टॉक वेरीफाई कर ही लिया, 2023 का ओपनिंग स्टॉक भी वेरीफाई कर लिया। बताइए इशू रिजॉल्व या इशू अनरिजॉल्व? ओपिनियन कौन सा आएगा इस साल? ओके। अब पिछले साल सेल्स में ओवर स्टेटमेंट थी, जिसकी वजह से ओपिनियन मॉडिफाइड किया गया था। इस साल आके क्लाइंट ने इस साल की सेल्स भी ठीक रिकॉर्ड कर ली, पिछले साल की मिस स्टेटमेंट भी करेक्ट कर ली। इशू रिजॉल्व या अनरिजॉल्व? इशू था रिजॉल्व। एग्रीड? ओपिनियन कौन सा देंगे? बेहतरीन बेहतरीन बेहतरीन। अब ऐसे ही सोचना, आगे चलते हैं। पिछले साल, अब मैं कंसेप्ट दो एग्जांपल से समझा रहा हूँ, एक से नहीं, दो से, ताकि पक्का हो जाए। एक एग्जांपल दूंगा स्कोप लिमिटेशन की, एक मिस स्टेटमेंट की। समझ लग गया ना? कल का 710 भी आधा निकल जाएगा स्टैंडर्ड। पिछले साल ओपनिंग स्टॉक पे स्कोप लिमिटेशन थी, पिछले साल क्लोजिंग ठीक था। पिछले साल हमने कौन सा ओपिनियन दिया होगा? मॉडिफाइड। बेहतरीन, शाबाश, क्योंकि ओपनिंग में मसला था। ओके, पिछले साल ओपनिंग में स्कोप लिमिटेशन थी। इस साल 24 में ओपनिंग क्लोजिंग ठीक है, लेकिन पिछले साल का जो ओपनिंग स्टॉक में स्कोप लिमिट, वो एविडेंस अभी भी नहीं मिला। यानी नोट करें, 2023 का ओपनिंग स्टॉक नो एविडेंस, 2023 का क्लोजिंग स्टॉक यस एविडेंस, 2024 का क्लोजिंग स्टॉक यस एविडेंस। बताइए इशू है प्रीवियस ईयर में, इस साल रिजॉल्व हुआ कि नहीं? नॉट रिजॉल्व। आगे दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा हूं, इस साल को इफेक्ट कर रहा है कि नहीं, इस साल से रेलिवेंट है कि नहीं? उसका इफेक्ट, आसान अल्फाज में, उसका इफेक्ट कैरी फॉरवर्ड होकर इस साल आ रहा है कि नहीं आ रहा? पक्की बात है। बेहतरीन बेहतरीन, शाबाश। इसको हम क्या कहेंगे? इशू नॉट रिजॉल्व बट नॉट रेलिवेंट फॉर करंट ईयर। ये बात समझ आ गई? ओपिनियन अभी नहीं सोचना, अभी पहले इशू सुन। आखिरी एग्जांपल, पिछले साल डेप्रिसिएशन 10% पे होनी चाहिए थी, क्लाइंट ने 5% पे की। इस साल इशू है, इस साल क्लाइंट ने डेप्रिसिएशन 10% पे की, लेकिन पिछले साल की 5% पे ही है। नॉट रिजॉल्व। समझ? रेलिवेंट फॉर करंट ईयर कैसे? क्लोजिंग में तो वही कैरिंग अमाउंट तो गलत होगी ना, रेट ठीक भी लगा लिया, कैरिंग अमाउंट तो गलत हो गई। वो पिछले साल का क्लोजिंग का बैलेंस ओवरस्टेटेड होगा। इसका मतलब है इस साल के एक्सपेंस भी, इस साल के फिक्स एसेट की फिगर भी, यानी वो मिस स्टेटमेंट जो पिछले साल में थी, उसने इस साल के बैलेंस को भी इफेक्ट किया। अब ये बात समझ रहे हैं? 3 लफ्ज बोल रहा हूं, कंफर्टेबल है इनके साथ तो ओके है। पहला इशू रिजॉल्व, पहला फ्रेज। दूसरा फ्रेज इशू नॉट रिजॉल्व बट नॉट रेलिवेंट टू करंट ईयर। तीसरा इशू नॉट रिजॉल्व बट रेलिवेंट टू करंट ईयर। समझ रहे हैं? तो बताइए इसमें सबसे स्वेयर ऑप्शन कौन सी है? नॉट रिजॉल्व बट रेलिवेंट टू करंट ईयर। शाबाश।
अब सुने, इश्यू रिजॉल्व अनमोडिफाइड ओपिनियन, क्लियर? इश्यू नॉट रिजॉल्व, अब इसमें एग्जांपल ले पहले स्कोप लिमिटेशन की। इश्यू नॉट रिजॉल्व हुआ है, स्कोप लिमिटेशन है, पिछले साल का ओपनिंग स्टॉक, इस साल ओपनिंग क्लोजिंग ठीक है, ओपिनियन कौन सा आना चाहिए भला? मेरा ख्याल है अनमोडिफाइड आना चाहिए, स्टैंडर्ड कहते हैं नहीं। हालांकि इस साल की सारी चीजें ठीक है, स्टैंडर्ड कहते हैं अनमोडिफाइड नहीं क्वालिफाइड ओपिनियन आएगा। मैंने कहा क्यों क्वालिफाइड आएगा, इस साल की सारी चीजें ठीक है। उसने कहा हम कंपैरेटिव फाइनेंशियल, हम कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर जो है किस लिए प्रेजेंट करते हैं? हमने कहा कंपैरिजन करने के लिए। तो उसने कहा अगर आपकी फिगर इस साल की तो ठीक है, लेकिन यूजर कंपेयर ही नहीं कर सकता, तो लैक ऑफ कंपेरेबिलिटी की वजह से ओपिनियन आपका मॉडिफाइड होगा। लैक ऑफ कंपेरेबिलिटी, लैक ऑफ कंपेरेबिलिटी क्या है? कि इस साल की फिगर तो ठीक है, लेकिन पिछले साल में कोई मिस स्टेटमेंट स्कोप लिमिटेशन है। तो मैंने कहा वो तो पिछले साल का ओपिनियन मॉडिफाइड होना चाहिए। उसने कहा वो तो होगा ही होगा, वो तो होगा ही होगा, इस साल का ओपिनियन भी मॉडिफाइड होगा। बहुत ही अजीब बात है, इस साल की सारी चीजें बिल्कुल ठीक है, एविडेंस ऑब्टेन कर चुके हैं, उसके बावजूद भी इस साल का ओपिनियन मॉडिफाइड हो रहा है। किस वजह से? लैक ऑफ कंपेरेबिलिटी की वजह से। ये लफ्ज़ समझ आया? ये लिख ले, लैक ऑफ कंपेरेबिलिटी, आगे एरो बना के चाहे लिख दे मॉडिफाइड ओपिनियन। लैक ऑफ कंपेरेबिलिटी की वजह से भी मॉडिफाइड ओपिनियन आता है। बात समझ रहे हैं? ठीक है, तो पिछले साल में कोई मिस स्टेटमेंट स्कोप लिमिटेशन अगर हो, इस साल में अब कंक्लूजन के ऊपर आ रहा हूं आसान अल्फाज में, अगर इस साल सारा कुछ ठीक भी है ना, लेकिन कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर में कोई मिस स्टेटमेंट स्कोप लिमिटेशन है जो क्लाइंट ठीक नहीं करता, हालांकि इस साल सारा समझ में ठीक है सारा कुछ काम, तो भी हम मॉडिफाइड ओपिनियन देंगे। किस वजह से? लैक ऑफ कंपेरेबिलिटी की वजह से। ठीक है, अब एक और मुश्किल, अब ये 7-10 का पॉइंट है, लेकिन अभी बता रहा हूं, शायद समझ आ गया, ठीक है, ना समझ आया परेशानी होना, बाद में पढ़ेंगे। अगर तो पिछले साल में स्कोप लिमिटेशन है जो इस साल को इफेक्ट नहीं कर रही, नॉट रेलिवेंट है, इशू नॉट रिजॉल्व है, यानी स्कोप लिमिटेशन उधर ही खड़ी है, इस साल को इफेक्ट नहीं कर रही, मॉडिफाइड ओपिनियन। किस वजह से? लैक ऑफ कंपेरेबिलिटी की वजह से। बेसिस फॉर मॉडिफाइड ओपिनियन में सिर्फ पिछले साल को डिस्कस करना। क्यों भला? मसला है उधर। लेकिन अगर इशू नॉट रिजॉल्व है, रिलेट टू करंट ईयर है, तो कौन सा ओपिनियन आएगा? अब तो आएगा ही। अब की बार बेसिस फॉर मॉडिफाइड ओपिनियन में दोनों सालों को डिस्कस करना है। किसको? पिछले साल को भी, लैक ऑफ कंपेयर, इस साल को, इस साल में तो मिस स्टेटमेंट है। ये बात समझे? कल ड्राफ्टिंग सीखनी ना, उसमें ये चीज आएगी। आप कहेंगे वो सर ये तो 2-2 साल का जिक्र कर रहा है, क्योंकि 2-2 मिस स्टेटमेंट है। आप कहेंगे सर इस साल की तो समझ आती है, पिछले साल की क्यों डिस्कस कर रहा है? लैक ऑफ कंपेरेबिलिटी की वजह से। क्लियर हुई है बात? चलिए अब ऐसा करते हैं, ये सारा एक दफा ना नोट्स पे गो थ्रू कर लेते हैं, ताकि हमें कंफर्टेबल हो जाए कि क्या चेक लिस्ट के तौर पे पढ़ लिया हमने सारा। चेक लिस्ट हमारी बन जाए कि जो चीजें लिखी हैं वो सारी हमने पढ़ ली कि नहीं पढ़ ली। क्योंकि पीछे से लेनी आपने, तो बस इसका माइंड मैप हम ग्रुप में शेयर कर देंगे, अगर पीछे से लेनी हो तो ले लें। चलिए क्योंकि लिस्ट को गो थ्रू करते हैं कि कंसेप्ट हमने पढ़नी है कि नहीं। इनिशियल ISA 510 इनिशियल एंगेजमेंट, जिसमें उसका ज्यादातर फोकस किसके ऊपर होगा? ओपनिंग बैलेंसेस के ऊपर। कौन कौन से कंसेप्ट इसमें इंट्रोडक्शन में डेफिनेशन है, फिर 3 मसले क्या डिस्कस करता है 510, यही डिस्कस करता है जो लिखे हुए हैं, ओपनिंग बैलेंसेस, काउंटिंग पॉलिसीज, मॉडिफिकेशन ऑन प्रायर पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फिर इंट्रोडक्शन में क्या कह रहा है? 3 इश्यूज, डेफिनेशन सुनने कौन सी है। इनिशियल ऑडिट से मुराद क्या है? शाबाश जल्दी बताएं, इनिशियल ऑडिट किसे बोलते हैं? फर्स्ट टाइम नहीं, पिछले साल का ऑडिट हुआ ही नहीं या हुआ है किसी और ने किया है, ये बताना है। प्रीडिसेसर ऑडिटर किसको बोलते हैं? पिछले साल का कोई और ऑडिटर है, पिछले साल अगर हम है ना तो हम अपने प्रीडिसेसर ऑडिटर नहीं होते। ओपनिंग बैलेंसेस क्या है? जो पिछले साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट के क्लोजिंग इस साल को इफेक्ट कर रहे हैं। कह रहे हैं इसमें डिस्क्लोजर भी होते हैं, डिस्क्लोजर एक एग्जांपल की वजह से उसने दिया, बात पिछले साल के पेंडिंग लीगल केसेस है ना, वो इस साल भी कैरी फॉरवर्ड होते हैं, उनको हमने देखना होता है, इस वजह से उसने डिस्क्लोजर को भी ऐड किया है कि एग्जैक्ट डिस्क्लोजर पे फोकस करने की जरूरत नहीं। ओपनिंग बैलेंसेस क्या प्रोसीजर करने हैं? ये प्रोसीजर 3, ये ऊपर उसने यही लिखा हुआ है, आप ये बॉक्स कर लेंगे काफी है। 3 तरीके कौन से हैं? प्रोसीजर वर्किंग में देखो और प्रोसीजर देखो, और आपके लिए सबसे अहम कौन से हैं? स्पेसिफिक प्रोसीजर। अच्छा, अगर एग्जाम में वो आपसे जनरली कहता है इस साल आप ऑडिटर पॉइंट हुए हैं, ओपनिंग बैलेंस को वेरीफाई करना है, क्या करेंगे? तो पूरा टेबल छाप देंगे कि थर्ड वाला? पूरा सारे छाप देंगे।
और अगर वो आपसे कहता है कि आप इस ऑर्डर पॉइंट हुए हैं, बाकी चीजें छोड़ें, मुझे बताइए लॉन्ग टर्म लोन जो है पिछले साल का, वो कैसे वेरीफाई करेंगे? ये सारी चीजें हम कहेंगे पिछले साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ लेंगे, उसमें क्या फिगर आ रही है, पिछले साल के वर्किंग पेपर ले लेंगे, और फिर उसके बाद स्पेसिफिक प्रोसीजर भी कोई बताने हैं क्या? लोन एग्रीमेंट ले लो, रीपेमेंट देख लो क्या हुई है, कंफर्मेशन लेटर सेंड कर दो, विदहोल्डिंग टैक्स सर्टिफिकेट वगैरह देख लो। लोन की रीपेमेंट में होता है विदहोल्डिंग टैक्स? लोन पे हाँ सर कोई बात नहीं, इन्वेस्टमेंट ठीक है, नहीं इंटरेस्ट नहीं सही कह रहे हैं, लोन का इंटरेस्ट होता होगा ना, तो इंटरेस्ट पेमेंट सीट के ऊपर विदहोल्डिंग टैक्स होता है, ठीक है सही, हाँ जी नहीं सही कह रहे हैं वो। अच्छा तो भाई ये समझ आ गया आपको प्रोसीजर, इसके प्रोसीजर से कंफर्टेबल है? गिवन एग्जांपल के साथ आप कंफर्टेबल होंगे, मजा तो तब आएगा जब वो पूछेगा जो इस एग्जांपल में नहीं है, और वो वही पूछेगा। आप सोच रहे होंगे इनमें से पूछेगा, नहीं वो एग्जामिनर सीफैप का है, उसने आपकी जजमेंट टेस्ट करनी है, इनमें से नहीं पूछेगा। पूछ ले तो अच्छी बात है, क्या ही बात है, मैं ये नहीं पूछ नहीं सकता, पुराने उसमें ये भी पूछे होंगे, लेकिन अब जो है ना वो थोड़ा सख्त हो गया है। अब वो गिवन जो स्टैंडर्ड में गिवन एग्जांपल्स होती है ना, वो डायरेक्टली नहीं पूछता, हाँ उससे मिलती जुलती दूसरी एग्जांपल पूछता है। इंपैक्ट ऑन रिपोर्ट क्या होगा बताएं, पढ़े बगैर बताएं क्या लिखा होगा इंपैक्ट ऑन रिपोर्ट उसने, कि ओपनिंग बैलेंस में एविडेंस मिल गया तो क्या करना है, और नहीं मिला तो हाँ देखेंगे मिस स्टेटमेंट का स्कोप लिमिटेशन, ठीक है मिस, और ये ओपनिंग बैलेंस की बात हो रही है, हाँ जी ठीक है। आगे चलते हैं, काउंटिंग पॉलिसीज क्या क्या देखना है काउंटिंग पॉलिसी को चेक करते हुए, आईएफआरएस के मुताबिक है कि नहीं, कंसिस्टेंटली अप्लाई की गई है कि नहीं, और अगर कोई चेंज है, नहीं पहले सिलेक्शन देखें फिर एप्लीकेशन देखें, पहले तो देखें सिलेक्शन सही हुई है कि नहीं, हाँ मकसद क्या है, फेयर व्यू, फिर देखिए रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन है, फिर देखिए डिस्क्लोजर्स है। एक केस स्टडी में उसने कहा कि उसने काउंटिंग पॉलिसी चेंज की, रेट्रोस्पेक्टिव की, काउंटिंग बिल्कुल ठीक थी, डिस्क्लोजर पूरा नहीं दिया, ठीक है तो बता देंगे, लेकिन डिस्क्लोजर के लिए तो सीफैप 1 पढ़ना पड़ेगा। कितने स्टूडेंट्स ने सीफैप 1 पढ़ लिया है, और कितने पढ़ रहे हैं, या कितनों ने पढ़ना है, और कितने स्टूडेंट जो प्लान कर रहे हैं कि सीफैप 6 का पेपर देंगे और पेपर देने के बाद सीफैप 1 पढ़ेंगे? एक स्टूडेंट भी है तो बता दें, हैं आप? सीफैप क्लियर बता रहा हूं, क्लियर, सीफैप 1 पढ़े बगैर सीफैप 6 पढ़ सकते हैं, नहीं पढ़ सकते, लेकिन सीफैप 1 पढ़े बगैर सीफैप 6 का पेपर नहीं दे सकते, इम्पॉसिबल। अब मेरा अपना ओपिनियन है, हो सकता है किसी और का डिफरेंट हो, ठीक है। हाँ बेहतरीन आइडियल सिचुएशन क्या है कि 6 पढ़ रहे हैं, या तो साथ साथ पढ़े या पहले पढ़ा हो। आइडियल सिचुएशन ये कि एक होता है कराहत के साथ इजाजत देना, तो कराहत के साथ इस चीज की भी इजाजत है कि पहले 6 पढ़ ले बाद में 1 पढ़ ले, लेकिन जो मना है वो क्या है, पेपर देने नहीं जाना सीफैप 1 पढ़े बगैर। तो ये काउंटिंग पॉलिसी वो तो सिंपल ये नहीं कहेगा काउंटिंग पॉलिसी ठीक नहीं थी, वो कोई ना कोई काउंटिंग पॉलिसी डिस्कस करेगा, वो कहेगा आ जाओ आईएफआरएस 15 आप करो डिस्कस, तो वो पढ़ा होगा तो फिर ही होगा ना कि नहीं। आप कहेंगे सर इतना आसान है ना, आसान लग रहा है ना, इतना आसान है तो पता था, वो इसमें काउंटिंग बताएगा फॉर मॉडिफाइड। अच्छा ये है, ये 510 और 710 का ब्रिज है, ये क्या कह रहा है, इफ ओपिनियन ऑन लास्ट ईयर, पूरी तवज्जो के साथ पढ़ेंगे समझ आना है, लास्ट ईयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाज मॉडिफाइड, इशू था, दिस मैटर विल रिजल्ट इन हायर रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, इस साल रिस्क ज्यादा है, ऑडिटर शैल इवैल्यूएट वेदर मैटर इज रिजॉल्व्ड या अनरिजॉल्व्ड। रिजॉल्व में तो क्या है, अनरिजॉल्व्ड, नॉट रेलेवेंट टू करंट ईयर, रेलेवेंट टू करंट ईयर। आगे एग्जांपल दे रहा जो मैंने आपके साथ शेयर कर दी, इन दोनों में मॉडिफाइड ओपिनियन होता है, फर्क क्या है, फिर डिफरेंशिएट क्यों कर रहा है दोनों को? इसमें सिर्फ मॉडिफिकेशन होगी, एक पीरियड बेसिस फॉर मॉडिफाइड ओपिनियन में डिस्क्राइब करेंगे, इसमें 2 पीरियड को डिस्क्राइब करेंगे। क्लियर? आज किसी का रिजल्ट तो नहीं था, चले कोई बात नहीं, अभी नहीं आया, आगे चले ठीक है, चले आ जाए तो जाए जरा। फिलहाल पास में हम रिजल्ट वाले दिन छुट्टी किया करते थे, लेकिन मैंने सोचा कि फ्रेश नोट होंगे कौन सा कर लूंगा, तो पढ़ लेते हैं। चलिए क्वेश्चन 1 enumerate audit procedure to be requirement to be performed on opening balance of intangible assets। ये लो, ये तो उसने एग्जांपल ही नहीं दी थी और पूछ लिया ओपनिंग बैलेंस ऑफ इंटेंजिबल है। अच्छा बताइए क्या इंपैक्ट ऑन रिपोर्ट लिखेंगे? नहीं लिखेंगे, क्यों लिखेंगे, रिक्वायरमेंट में बोला है उसने, ओवर, ये ओवर ऑडिटिंग वाला, ये ओवर ऑडिटिंग वाला है, उसने इंपैक्ट ऑन रिपोर्ट नहीं पूछा, उसने सिर्फ प्रोसीजर पूछे हैं। प्रोसीजर फिर से पढ़ लें, enumerate audit procedure to be performed on opening balance of intangible assets। अच्छा फिर क्या करें, audit firm has been appointed as auditor of Creative Industries Limited, a listed company for the year ended। ये उसने इन्फॉर्मेशन दिया है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी है, इंटेंजिबल भी है। प्रोसीजर इंटेंजिबल के पूछे प्रॉफिट क्यों दिया है, ताकि मटेरियलिटी कैलकुलेट करके एक स्टेप में आप लिख दे कि ये सिग्निफिकेंट है, इसलिए इसको वेरीफाई करना जरूरी है, इसका एक ही आधा नंबर होगा मटेरियलिटी कैलकुलेट करने का। प्रोसीजर बताइए क्या होंगे, हम इस साल को वेरीफाई कर रहे हैं, क्या इस साल को वेरीफाई करना है हमने? 360 350 को तो वेरीफाई करना ही करना है हमने, क्या 362 को भी वेरीफाई करना है? हाँ, अगर आप कंफ्यूज ना हो जाए तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, IAS 1 में एक जगह पे लिखा हुआ है कि जो आपकी कॉरिस्पॉन्डिंग फिगर होती है ना, ये भी आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का हिस्सा है। IAS 1 में कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखें, उसमें ऑडिट में और उसमें फर्क है।
कुछ कुछ जगहों पे फर्क आता है, क्योंकि ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अकाउंट है उन्होंने, तो इसलिए हम करते हैं। लेकिन हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरे कंपैरेटिव की नहीं होती, उनकी सिर्फ जो इस साल को इफेक्ट कर रहे हैं उनकी होती है। तो 362 को कैसे वेरीफाई करेंगे? क्या ये 362 इस साल 350 को इफेक्ट कर रहा है? जाहिर है ये सारा तकरीबन कोई 10-15 डेप्रिसिएशन होगी, मोनेटाइजेशन होगी, पेमेंट होगी, कोई 20-25 कोई ऐड हुआ होगा, कोई मिल मिला के इसी तरह। तो इस 350 में कोई 80% के करीब चीजें वही होंगी, इनटेंजिबल्स वही होंगे जो पिछले साल थे। कैसे वेरीफाई करेंगे? स्टेप वाइज बताते हैं। स्टेप 1, लास्ट ईयर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रीड करेंगे। शाबाश, एक बार मैं भी देता हूं, ऑडिट रिपोर्ट को भी रीड कर लें, क्योंकि अगर अनमोडिफाइड है तो कंफर्ट आएगी फिगर के ऊपर, अगर मॉडिफाइड है तो फिर देखेंगे किसी रीजन की वजह से। अगर जी पिछले साल के वर्किंग पेपर प्रीडिसेसर, ठीक है, बस इतना लिख लें कि उसके बाद आगे 1-2 पॉइंट और ऐड करने हैं कि वर्किंग पेपर में इसमें इसकी क्वालिटी भी चेक करें और प्रीडिसेसर ऑडिटर की कंप्लीटनेस इंडिपेंडेंस भी चेक करें, ये भी लिखना है। आगे बताएं क्या लिखें। फिक्स एसेट में इतना अच्छा पॉइंट बताया था आपने, वो इधर नहीं बता रहे। सबसे पहले देखिए, डॉक्यूमेंट्स की तरफ बाद में आए, पहले मैथमेटिकल वर्क तो कंप्लीट कर ले, वो शेड्यूल तो ले लें, फिक्स एसेट शेड्यूल ले लेंगे। अब उसमें जितनी आइटम्स आ रही है ना, उसको चेकलिस्ट बना के एक आइटम के ऊपर प्रोसीजर बताते जाए, ठीक है। क्या एडिशन देखेंगे, क्या है एडिशंस की वेरिफिकेशन हो जाएगी, वो तो इस साल का एविडेंस मिल वो कर लेंगे हम, ठीक है। इंपेयरमेंट चेक करेंगे, रीजन क्या है और उसकी कैलकुलेशन क्या है, रीजन भी चेक करें, कैलकुलेशन भी चेक करें, उसमें जो असम्पशन है वो भी चेक करें। सिर्फ इतना नहीं लिखना इंपेयरमेंट चेक इंपेयरमेंट, उसके अंदर स्पेसिफिक वर्ड लिखने हैं। और मोनेटाइजेशन देखेंगे, रेट्स, सिर्फ मोनेटाइजेशन देखेंगे, कैलकुलेशन भी देखना है, रेट्स की रीजनेबलनेस, लाइफ एस्टिमेट्स वगैरह, एस्टिमेट्स के 2-3 स्पेसिफिक नाम लिखने हैं। जनरल प्रोसीजर नहीं बताने, स्पेसिफिक एग्जांपल्स ऐड करने हैं डॉक्यूमेंट्स की, असम्पशंस की, एस्टिमेट्स की, तब प्रोसीजर बनता है मार्क्स लेने वाला। और डिस्पोजल भी देख लिए, क्यों डिस्पोज किए हैं, डॉक्यूमेंटेशन वगैरह, ठीक है। और सेल प्रोसीड अगर कोई हुई है, हाँ। और एक अहम प्रोसीजर कैपिटलाइजेशन है, वो एडिशन में देख चुके हैं हम, परचेज किया या कैपिटलाइजेशन इस साल के, ठीक है। गेन और डिस्पोजल वो भी हो गया। पिछले बाकी जो रह गए, देखिए सारे तो मोनेटाइज नहीं हो गए, सारे गेन लॉस नहीं, जो स्टिल अभी ऐसे रह गए जो पिछले साल रिकॉर्ड हुए थे, उनका पिछले साल का एविडेंस बताएं ना, क्या होगा। उनकी पिछले साल की जब वो इनिशियली रिकॉग्नाइज हुए थे, इस साल के परचेज जो हुए ना, वो तो आपने रिकॉग्निशन चेक कर ली, अमाउंट ठीक है कि नहीं। जो पिछले साल थे, जो आज से 3 साल 4 साल 7 साल पहले इनिशियली रिकॉर्ड हुआ होगा, अब मोनेटाइज होता रहा है, क्या उसकी हम कैलकुलेशन, उसकी पहले डॉक्यूमेंट्स देख सकते हैं कि किसी से परचेज किया था और उसकी 7, 6, 5, 4-5 सालों की इकट्ठी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करके कैरिंग वैल्यू, ये चेक कर, उसका हर इंटेंजिबल का ब्रेकअप लेके, अगर कोई 15 साल पहले भी इंटेंजिबल था ना, तो उसकी 15 साल पहले की रिकॉर्ड अगर अवेलेबल है, मतलब 10 साल तक का तो होता ही है, रिकॉर्ड मिला है, वो रिकॉर्ड लेके तो कैरी फॉरवर्ड करते हुए देखेंगे कि ओपनिंग में ये फिगर आती है कि नहीं। समझ रहे हैं? इन्हीं लाइंस के ऊपर आप कुछ दूसरे प्रोसीजर भी बता सकेंगे एरियाज के, ठीक है। अब आपने कहा, मैंने आपको बताया था, देखें असूल बता रहा हूं, जैसे हमारी जिंदगियों में सोशल मीडिया है ना, फेसबुक, यूट्यूब, वैसे ही आप जीपीटी ले आए, चैट जीपीटी, कोई भी क्वेश्चन हो ना, मेरी आदत है, हालांकि वैसे बात ऐसे बतानी नहीं चाहिए, लेकिन बहरहाल आप भी प्रोफेशनल, कि मैं कोई भी काम क्वेश्चन करता हूं ना, जीपीटी पे एक दफा उसे कहता हूं मुझे इसका सोल्यूशन दे दे। वो मसले मसाइल आते हैं उसमें, ये नहीं है कि वो परफेक्ट होता है, वो तो खुद मानते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात आइडियाज दे देते हैं। मैंने अगर 6 आइडिया निकाले, 2 मजीद आइडिया बड़े अच्छे दे देता है, क्योंकि उसने एक लफ्ज़ पढ़ना होता है, हम बाज़ औक़ात एक स्किप कर जाते हैं। तो हर क्वेश्चन जो है ना, हर क्वेश्चन आई क्या, मेरी रिकमेंडेशन है वो जीपीटी के ऊपर से गुजार लिया करे एक दफा। मसले मसाइल होंगे, एरर भी होंगे, मिशन भी होंगे, इसलिए आपने उसके बाद खुद भी काम करना है, कंपेयर करना है, लेकिन आपको 1-2 यूजफुल स्टेप पॉइंट्स जरूर देगा। क्वेश्चन 2, इसीलिए आप घर बैठे ना फारिग, तो ये क्वेश्चन छापे और इनटेंजिबल की जगह पे रैंडमली उसे कहे कि रैंडमली कोई एरिया सेलेक्ट करो और मुझे एरिया भी वो खुद सेलेक्ट करेगा आपको, कि रैंडमली कोई, और इसके ओपनिंग बैलेंस के प्रोसीजर मुझे बताओ। आपकी प्रैक्टिस पास पेपर की होती रहेगी, टक टक टक, जितनी दफा बटन दबाएंगे उतनी दफा नया पास पेपर का क्वेश्चन, नया प्रोसीजर। क्वेश्चन 2, एबीसी एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट have been appointed as the auditor of Neptune Limited. During the audit, it has been revealed that previous auditors' working paper are available. However, they are not of required standard. टिक्कू audit किया हुआ उसने. Working paper available. Discuss the overall audit approach and related audit procedure to address the above issues. Also state possible implication on audit report. Previous year के working paper. अच्छा, यहाँ पे clearly नहीं कह रहा opening balances को verify करना है. आपको क्या indication मिल रही है? किस लफ्ज़ से? Previous year. भाई previous year auditor से हम इस साल का evidence थोड़ा लेंगे. इस साल का प्रीवियस ईयर के ऑडिटर से, प्रीवियस ईयर के ऑडिटर से, वो कौन सा होता है? ओपनिंग बैलेंस इसका, ठीक है जी। अब भाई खुश हो रहे हैं, मुझे पता चल गया आप क्यों खुश हो रहे हैं, इंपैक्ट ऑन रिपोर्ट है ना, नहीं सही बात है। अच्छा, प्रोसीजर नोट करें, इसमें प्रोसीजर कौन से लिखने हैं? ये सारे, शाबाश, ये सारे आ जाएंगे। ये एग्जांपल भी लिख देंगे, क्योंकि एग्जांपल भी एक तरह से जनरल के तौर पे उसने दिए, स्पेसिफिक उसने एरिया नहीं। ये 2 में और 1 में फर्क क्या बोला? 1 में स्पेसिफिक एरिया का प्रोसीजर पूछा, इंपैक्ट ऑन रिपोर्ट नहीं पूछा। 2 में
जनरल पूछा है, इम्पैक्ट ऑन रिपोर्ट पूछा है। इम्पैक्ट ऑन रिपोर्ट बता दे, एक चीज मेरे जहन में है, अगर भाई बता देगा ना 50 रुपए इनाम दूंगा। भाई बता, इम्पैक्ट ऑन रिपोर्ट में पॉइंटेड अदर मैटर आएगा, शाबाश, 50 रुपए कल दूंगा। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि आप ओपनिंग बैलेंस पे बताएंगे कि सर अगर एविडेंस मिल गया तो की ऑडिट मैटर, नहीं मिला तो मिस स्टेटमेंट, स्कोप लिमिटेशन, अदर मैटर एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था मैं। इनिशियल एंगेजमेंट में आता है अदर मैटर, याद है ना अदर मैटर किस में, कौन से वाले स्टैंडर्ड में पढ़ी थी एग्जांपल? अदर मैटर की स्टैंडर्ड का नंबर कौन सा था? 706। शाबाश, ये क्लियर हो गया। इसके दो हिस्से हैं, एक प्रोसीजर वाला और प्रोसीजर जनरल है, और दूसरा इंपैक्ट ऑन रिपोर्ट वाला। इंपैक्ट ऑन रिपोर्ट में ओपनिंग बैलेंस वाले तो बताना है, इनिशियल ऑडिट अदर मैटर भी बताना है। चलिए अच्छा, 3 पढ़ के मुझे बताइए इंपैक्ट ऑन रिपोर्ट लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, और दूसरा आपने मुझे बताना है स्पेसिफिक प्रोसीजर है कि जनरल, और अगर स्पेसिफिक है तो कौन सा एरिया। 3 Auditor has been appointed as auditor of Juknu Limited, which is a manufacturer of consumer products. The auditor's report of procedure financial unmodified. Draft financial statements, profit है, assets हैं. Describe a principal audit procedure to be carried out for verifying the opening balances. Of verifying the opening balances underline करना चाहिए हमें. Of the financial statement Juknu Limited for the year ended. जी मेरे भाई बताइए, बड़ा डिसीजन, प्यारे भाई आप बता दे, बड़ा डिसीजन। इम्पैक्ट ऑन रिपोर्ट लिखना है ना? क्यों नहीं लिखना? प्रोसीजर पूछे हैं उसने सिर्फ, ठीक है। दूसरी चीज, किस एरिया के, जनरल के स्पेसिफिक? किस एरिया के? टोटल एसेट्स के कहां पूछ रहा है? साबित करें। बैलेंस ऑफ प्रॉफिट का भी दिया हुआ। ये मटीरियलिटी कैलकुलेट करने के लिए इंफॉर्मेशन देता है। रिक्वायरमेंट के अंदर इंफॉर्मेशन ज्यादा है, मैं क्या रिक्वायरमेंट में उसे कहा मुझे सिर्फ एसेट्स के बताओ, ओपनिंग बैलेंसेस है ना ऑफ, तो सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के, सिर्फ एसेट का नहीं। अब ये अलग बात है, ये वो बैलेंसेस बैलेंस शीट के होते हैं, वो अलग बात है, लेकिन मैं कंसेप्ट आपको बताना चाह रहा हूं। ऊपर जो फिगर्स दिया उसने किस लिए दिया? हाँ जी बिल्कुल, ये बिल्कुल ठीक बात है, जो आप प्रोसीजर बताएंगे ना उसमें एसेट्स के भी कवर हो जाएंगे, बिल्कुल कवर हो, लेकिन मैं आपको बताना ये चाह रहा हूं कि ओवरऑल होंगे। नहीं, अमूमी तौर पे मटेरियलिटी कैलकुलेट करने के लिए देता है, मैं ये बता रहा हूं। असल में इस क्वेश्चन के 3-4 पार्ट होते हैं अमूमी तौर पे, तो मैं सिर्फ रेलेवेंट को रेलेवेंट स्टैंडर्ड में लेके आता हूं, तो वो किसी दूसरा पार्ट होगा जिसमें मटेरियलिटी कैलकुलेशन होगी, ठीक है। वो एक कैफ मतलब ड्राफ्टिंग चेक करा, उसने एक अजीब उसने इसके ऊपर ना, हालांकि था प्रोसीजर एनालिटिकल प्रोसीजर, उसने कहा दिया पिछले साल का प्रॉफिट कम था, इस साल का प्रॉफिट ज्यादा, इतने परसेंट चेंज है, इस वजह से रिस्क है, और रिस्क असेसमेंट की तरफ से आ गया। तो ये जो आपको पता होना चाहिए कौन सी इन्फॉर्मेशन उसने किस पर्पस के लिए दिया है। रिस्क असेसमेंट करनी भी हो ना तो एरियाज की एरिया के साथ करते हैं, सेल की सेल के साथ, परचेज की परचेज के साथ, नेट प्रॉफिट की नेट प्रॉफिट के साथ नहीं करते, टोटल एसेट्स की टोटल एसेट्स के साथ रिस्क असेसमेंट नहीं होती है, एरिया लेवल पे होती है ना रिस्क असेसमेंट। भाई ये कुछ समझ आया ओपनिंग बैलेंस क्या कह रहा है? ठीक है। अच्छा मुझे एक चीज बताइए, चले चाहे अभी बताइए चाहे कल बता दीजिएगा, या जब अप्रोच क्या रखें। एक स्टूडेंट ने सजेस्ट किया है कि सर, जैसे मैंने पहले बताया था, बोर्ड पे लिखा होता है ना, पूरा छप जाता है, और एक तरीका है कि प्रोजेक्टर पे होता है कि एक दफा क्लास में ही रीडिंग हो जाती है, घर में जाए ना तो आपको लगता है कि हमने सारा पढ़ा हुआ है और साथ में नोटी हुई होती है। मेरी कोशिश है दोनों कॉम्बिनेशन करके चलूं, उधर से कंसेप्ट आ जाए, इधर से रिवीजन आ जाए। तो कितने स्टूडेंट्स का ख्याल है, आप में से ओपिनियन ले रहा हूं कि सिर्फ बोर्ड के ऊपर ही डिस्कशन करें, प्रोजेक्टर सिर्फ क्वेश्चन के लिए हो जाए? कितनों का ख्याल है सिर्फ प्रोजेक्टर के ऊपर डिस्कशन हो? कितनों का ख्याल है दोनों हो जाए? चले ठीक है, लेकिन ज्यादा डिस्कशन हमारी ना बोर्ड के ऊपर होगी, क्योंकि फर्स्ट टाइम जो भी आप कर रहे होते हैं ना उसमें टाइम ज्यादा लगता है, सेकंड टाइम रिवीजन पर्पस के लिए होता है, क्विक रिवीजन, लेकिन उससे चेकलिस्ट भी हमारी बन जाती है, क्योंकि कंसेप्ट तो नहीं गया। रीडिंग आपने आज जाके लाजमी कर लेनी है, क्वेश्चन के बाद फिर रीड कीजिएगा, जो मैंने जीपीटी की एक्सरसाइज कही है ना वो लिख ले कहीं इसी पेज के एंड पे, वो आपने करनी है, वो चाहे आज करें, कल करें, परसों करें, लेकिन वो साथ साथ करते रहना है, ठीक है जी। चलिए आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं, अल्लाह हाफिज।